EIGRP. EIGRP stand for Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. ठीक, इसी में लिखना इट इज एन IGP प्रोटोकॉल. IGP प्रोटोकॉल से क्या मतलब है? IGP प्रोटोकॉल कैसे है ये? क्यों बोलते हैं इसको IGP प्रोटोकॉल? सेम ऑटोनोमस सिस्टम नंबर में काम करता है ये. ठीक है, इसी में लिखना इट इज ए हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल. इसको हम लोग हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल भी बोलते हैं. हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल से क्या मतलब है? इसमें लिंक स्टेट के भी फीचर्स हैं और डिस्टेंस वेक्टर के भी फीचर्स हैं. ठीक है, और नेक्स्ट इसी में मेंशन करना ये जो मैट्रिक यूज करता है. मैट्रिक क्या यूज करता है? ये मैट्रिक यूज करता है बैंडविड्थ. देखो रिप जो है, रिप मैट्रिक के लिए क्या यूज करता था? हॉप काउंट ना. तो जो EIGRP है वो मैट्रिक के लिए बैंडविड्थ यूज कर रहा होता है प्लस लोड प्लस डिले प्लस रिलायबिलिटी प्लस MTU. ये कंपोनेंट यूज कर रहा होता है. 5 कंपोनेंट यूज कर रहा होता है: बैंडविड्थ, लोड, डिले, रिलायबिलिटी और MTU. ठीक है, इन कंपोनेंट को ना हम लोग बोलते हैं मैट्रिक वेट्स. क्या बोलते हैं? मैट्रिक वेट्स. या आप बोल सकते हो K वैल्यूज. क्या बोलते हैं इनको हम लोग? तो कुछ K वैल्यूज होती हैं. K वैल्यूज कौन कौन सी होती है? यहाँ पे टोटल जो K वैल्यूज होती हैं वो एक होती है इसमें K1, K2, K3, K4 एंड K5. ठीक है, K1 का मतलब होता है बैंडविड्थ. K2 का क्या मतलब होता है? लोड. K3 मतलब होता है डिले. K4 मतलब होता है रिलायबिलिटी. और K5 का क्या मतलब होता है? MTU. ठीक है, K1 को मल्टीप्लाई किया होता है बाय 1 से, तो मतलब लोड बैंडविड्थ तो यूज हो रही होगी. ठीक है, K2 को मल्टीप्लाई किया होता है 0 से, मतलब लोड यूज नहीं हो रहा था. बाय डिफॉल्ट जो है बैंडविड्थ यूज हो रही होती है. K2 को मल्टीप्लाई किया होता है किससे? 0 से, मतलब लोड को 0 से मल्टीप्लाई किया होता है. तो इसका मतलब लोड यूज नहीं हो रहा होता वहाँ पे. K3 को मल्टीप्लाई किया होता है 1 से, मतलब डिले यहाँ पे यूज हो रहा होता है. रिलायबिलिटी को मल्टीप्लाई किया होता है, मतलब K4 को मल्टीप्लाई किया होता है 0 से, और K5 को भी मल्टीप्लाई किया होता है किससे? 0 से. तो बाय डिफॉल्ट जो EIGRP जो मैट्रिक के लिए जो कंपोनेंट यूज करता है वो क्या यूज करता है? K1 प्लस K3. बाय डिफॉल्ट जो EIGRP है वो बैंडविड्थ और डिले को यूज कर रहा होता है मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए. ठीक है, बाकी कंपोनेंट यूज नहीं कर रहा होता. एक्चुअली यहाँ पे जो हमारे पास में ये जितने भी कंपोनेंट है ना, जो हमारे मैट्रिक वेट्स जो हैं, K वैल्यूज है, ये 2 टाइप के है. मैट्रिक जो है हमारे पास में, जो मैट्रिक कंपोनेंट है हमारे पास में, ये 2 टाइप के हैं. एक है फिक्स्ड और एक है क्या? वेरिएबल. फिक्स्ड कंपोनेंट कौन कौन से हैं? बैंडविड्थ मतलब K1 और K3. डिले जो होता है वो क्या होता है? वो फिक्स्ड होता है.
ठीक है, इंटरफेसेस का जो डिले है वो क्या है, वो फिक्स्ड है, ठीक है। बट K2 प्लस K4 ये जो है कंपोनेंट, ये वेरिएबल कंपोनेंट है, MTO को एक्चुअली यूज नहीं कर रहा होता है, ठीक है। जो K2 और K जो 4 है वो क्या है, वो वेरिएबल कंपोनेंट है, मतलब वो वेरी करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, अभी बाय डिफॉल्ट EIGRP कैसे मैट्रिक कैलकुलेट करता है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं फिक्स्ड में और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो लाइक एक R1 है हमारे पास में कनेक्टेड, यहाँ पे R2 R3 ये 3 राउटर अटैच्ड हैं, लाइक ये लिंक यूज हो रहे हैं हमारे पास में, ये लाइक सीरियल लिंक है एक, और ये हमारे पास में लिंक कौन सा है, ईथरनेट लिंक है या फास्ट ईथरनेट लिंक मान लो, और यहाँ पे स्विच के पीछे कुछ एंड यूजर कनेक्टेड है, ठीक। यहाँ पे जो नेटवर्क यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है लाइक 10 का 10.1.1.0/24 का नेटवर्क यूज हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, ये प्रीफिक्स जो है वो R1 के पास में EIGRP चल रहा है तीनों राउटर पे, ये प्रीफिक्स जो है वो रिसीव हो रहा होगा किसको, R3 ये प्रीफिक्स एडवर्टाइज करवाएगा किसकी तरफ, R2 की तरफ, और R2 प्रीफिक्स एडवर्टाइज करवा रहा होगा किसकी तरफ, R1 की तरफ एडवर्टाइज करवा रहा होगा ना। तो R1 क्या करेगा, R1 जो है वो इस प्रीफिक्स तक जाने के लिए मैट्रिक कैलकुलेट करेगा, और मैट्रिक कैलकुलेट करने के लिए बाय डिफॉल्ट ये कंपोनेंट जो यूज कर रहा होता है, क्या यूज कर रहा होता है, K1 प्लस K3। बाय डिफॉल्ट EIGRP जो है वो क्या कंपोनेंट यूज कर रहा होता है, बैंडविड्थ और डिले को यूज कर रहा होता है मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए। तो बैंडविड्थ और डिले को यूज करते हैं ये, जब राउटर जब EIGRP बैंडविड्थ और डिले यूज कर रहा होता है ना, तो एक फॉर्मूला यूज करता है मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए, क्या क्या फॉर्मूला होता है, डिवाइडेड बाय लीस्ट बैंडविड्थ, और ये जो लीस्ट बैंडविड्थ जो होती है ना, ये KBPS में रखता है, किस में रखता है ये, KBPS में, प्लस कम्युलेटिव डिले, और ये जो डिले होता है वो 10s ऑफ माइक्रो सेकेंड में होता है। आप डिवाइड कर सकते हो इसको किससे, 10 से, और मल्टीप्लाई किया होता है किससे, 256 से, और इक्वल टू क्या आ जाती है, मैट्रिक। मतलब ये फॉर्मूला यूज हो रहा होता है, EIGRP जो है ये फॉर्मूला यूज करता है। जब कोई राउटर पे मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए वो वैल्यूज क्या यूज कर रहा है, K1 प्लस K3, मतलब बैंडविड्थ और जब डिले को यूज कर रहा होता है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके अपनी मैट्रिक कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को कैसे ये यूज करेगा, लाइक यहाँ पे बैंडविड्थ कितनी है, 1.54 Mbps, ये लाइक हमारा 100 Mbps का लिंक है तो 100 Mbps, और ये भी लाइक हमारा फास्ट इथरनेट लिंक है तो यहाँ पे भी 100 Mbps, ठीक है। तो R1 जो है, R1 के पास में एक 10 का प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है। अब 10 के प्रीफिक्स तक जाने के लिए R1 क्या करेगा, अपनी मैट्रिक कैलकुलेट करेगा। तो मैट्रिक कैसे कैलकुलेट करेगा, ये फॉर्मूला यूज कर रहा होगा, लिस्ट बैंडविड्थ, मतलब यहाँ से R1 से लेके इस प्रीफिक्स तक जाने के लिए सोर्स से लेके डेस्टिनेशन के बीच में जो लिस्ट बैंडविड्थ है, जो सबसे मिनिमम जो बैंडविड्थ है वो कितनी है, 1.54 Mbps है ना, तो इसको KBPS में रखेगा, ये KBPS में रखेगा, प्लस क्यूमुलेटिव डिले, पूरे पाथ का टोटल डिले, पूरे पाथ का ये टोटल डिले यूज कर रहा होगा। टोटल डिले कितना होगा, देखो यहाँ पे जितने भी इंटरफेसेस हैं उन इंटरफेसेस का जो डिले होता है ना वो फिक्स्ड होता है। अगर हम लोग बात करें किसकी, सीरियल लिंक की, सीरियल लिंक का डिले कितना होता है, 20,000 होता है ना। और अगर मैं इथरनेट लिंक की बात करूं, इथरनेट लिंक का डिले कितना होता है, 10,000। और फास्ट इथरनेट लिंक की अगर हम लोग बात करें, फास्ट इथरनेट लिंक का डिले कितना होता है, 1000। अगर लूप बैक की बात करें, लूप बैक का डिले कितना होता है, लूप बैक का डिले कितना होता है, 5000 है ना। तो ये जो डिले है ना ये फिक्स्ड है, हर एक इंटरफेस का डिले क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो अब देखो यार, मैं इसको हटा दूं,
अब देखो यार R1 के पास में एक प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, कौन सा, 10.1.1.0/24 का। तो R1 जो है वो 10.1.1.0/24 तक जाने के लिए मैट्रिक कैलकुलेट करेगा। तो मैट्रिक कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर रहा होगा। तो ये फॉर्मूला कैसे यूज करेगा, ये 10 की पावर कितनी है डिवाइडेड बाय लिस्ट बैंडविड्थ, पूरे पाथ की लिस्ट बैंडविड्थ यूज करेगा, जो मिनिमम बैंडविड्थ है कितनी है 1.54 Mbps है ना। तो इसको kbps में रख रहा होता है, kbps प्लस क्यूमुलेटिव डिले, पूरे पाथ का टोटल डिले। अब टोटल डिले जो है वो किस किस इंटरफेस का यूज हो रहा होगा, एक तो इस इंटरफेस का यूज होगा। इस इंटरफेस का डिले कितना है, फास्ट इथरनेट लिंक है तो डिले कितना है इसका, और डिले किस किस इंटरफेस का, अब इस इंटरफेस का भी डिले होता है, इस इंटरफेस का डिले भी कितना है, इस इंटरफेस का भी डिले कितना है, और इसका, और इस वाले लिंक का। तो डिले यूज कौन कौन सा कर रहा होगा, जिस इंटरफेस पे अपडेट जो है वो हमें रिसीव हो रहा है। देखो एक तो इस वाले लिंक का डिले क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि इस लिंक पे वो कनेक्टेड है हमारा नेटवर्क। अब R3 ये प्रीफिक्स किसकी तरफ एडवर्टाइज कर रहा होगा, R2 की तरफ। तो एक अपडेट मैसेज भेजेगा ना, वो अपडेट जिस इंटरफेस पे रिसीव होगा, ये प्रीफिक्स जिस इंटरफेस पे रिसीव होगा उस इंटरफेस का डिले क्या होता है, ऐड करता है। तो एक तो ये इस वाले इंटरफेस का डिले ऐड कर रहा होगा, ये वाला। इस डिले को ऐड नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, प्रीफिक्स क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। वो अपडेट जिस इंटरफेस पे रिसीव होगा उस इंटरफेस का डिले ऐड होगा। तो ये इस इंटरफेस से R1 की तरफ ट्रांसमिट करेगा, तो इसका तो यूज हो नहीं रहा होगा। तो इस इंटरफेस पे क्या कर रही है, अपडेट रिसीव कर रहे हैं, तो इस इंटरफेस का डिले क्या करेगा, वो यूज करेगा। ठीक है, तो टोटल डिले कितना हो गया, 22,000 हो गया ना, डिवाइडेड बाय और मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू क्या आ जाएगी, ये अपनी मैट्रिक क्या कर लेगा, कैलकुलेट कर लेगा। ये फॉर्मूला यूज करके अपनी मैट्रिक क्या कर रहा होगा, कैलकुलेट कर रहा होगा। ठीक है, समझ में आई बात। और लाइक फॉर एग्जांपल इसने मैट्रिक निकाल ली कितनी, 150 मैट्रिक निकाल ली, 150 मैट्रिक दिखा रहा होगा राउटिंग टेबल में, और स्लैश यहाँ पे एडी वैल्यू, सॉरी एक तो एडी वैल्यू दिखा रहा होगा, EIGRP है ना, तो एडी वैल्यू कितनी दिखा रहा होगा 90, और स्लैश यहाँ पे मैट्रिक दिखा रहा होगा। मैं मान के चल रहा हूँ मैट्रिक कितनी आ गई, फॉर एग्जाम्पल ये फॉर्मूला यूज करके इसने मैट्रिक कितनी कैलकुलेट कर ली। ठीक है, और अपनी राउटिंग टेबल में इस प्रीफिक्स को क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, अब देखो, अब सिस्को क्या रिकमेंड करता है, सिस्को रिकमेंड करता है कि यहाँ पे हम लोग मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए जो कंपोनेंट यूज कर रहे हैं वो कौन कौन से आप कंपोनेंट यूज करो। सिस्को क्या रिकमेंड करता है, K1 प्लस K3 यूज करो, बैंडविड्थ और डिले को यूज करो, क्योंकि ये जो हमारे कंपोनेंट है ये क्या है, फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होते कभी। बैंडविड्थ है वो हमारी फिक्स रहेगी लिंक की, और जो इंटरफेस का जो डिले है वो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे यूज कर लें क्या, लोड यूज कर लें या फिर डिले यूज कर लें, सॉरी रिलायबिलिटी यूज कर लें। ठीक है, लाइक अगर हम लोग यहाँ पे लोड भी यूज करने लग गए ना मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए, फॉर्मूला फिर चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज। अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट कौन कौन से यूज करूं मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए, R1 को बोल देते हैं कि तुम K1 प्लस K2 प्लस K3 ये तीनों कंपोनेंट यूज करो मैट्रिक कैलकुलेशन करने के लिए। तो ये पूरे पाथ का लोड भी कैलकुलेट करना, लोड को भी यूज करना स्टार्ट कर देगा, तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखो अगर ये लोड भी यूज करने लग जाए तो प्रॉब्लम क्या आएगी। अब देखो R1 R2 पे इस टाइम है ना, मतलब लोड क्या है, कम है। लोड से क्या मतलब है, इसका सीपीयू कितना, इसके सीपीयू पे कितना लोड पड़ रहा है, लोड कितना कब ज्यादा होगा, जब इस राउटर के पीछे लाइक कुछ लैन यूजर कनेक्टेड है, वो बहुत सारे पैकेट सेंड कर रहे हैं, वो पैकेट सेंड कर रहे हैं काफी सारे, तो इसके ऊपर लोड पड़ रहा होगा, सीपीयू उसको क्या करेगा, राउटिंग परफॉर्म कर रहा होगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि पैकेट बहुत कम रिसीव हो रहे हैं, तो लोड क्या हो जाएगा, सीपीयू का कम हो जाएगा। और एक ऐसा भी टाइम आएगा कि इस सीपीयू के, इस राउटर के पास में पैकेट काफी ज्यादा रिसीव हो रहे हैं, तो लोड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लोड बढ़ जाएगा ना अगर पैकेट ज्यादा रिसीव हो रहे हैं, बात आ रही है मेरे समझ में। तो R1 जो है अब पूरे पाथ का जब वो लोड भी यूज कर रहा होगा,
तो इस राउटर का या इस राउटर का या इस राउटर का जो लोड है वो कंसिस्टेंट रहेगा क्या? नहीं ना, वो चेंज होता रहेगा। तो R1 को क्या करना पड़ेगा? मैट्रिक बार बार क्या करनी पड़ेगी? रिकैलकुलेट करनी पड़ेगी। अरे ऐसा हो सकता है ना, क्या ऐसा भी तो हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास में यहाँ पे एक R1 है, R2 है और R3 है, R4 एंड R5। ये इस तरह से राउटर अटैच्ड है, ठीक है। R3 के पास में और R5 के पास में एक 10 का प्रीफिक्स था, वो R1 के पास में रिसीव हो रहा है वाया R2 भी और वाया R4 भी। ये एक प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है दोनों ही पाथ से। तो ये दोनों पाथ के लिए क्या कैलकुलेट करेगा? अपने मैट्रिक कैलकुलेट करेगा ना। अरे यहाँ पे एक प्रीफिक्स था कौन सा? 10.1.1.0/24 का, और यहाँ पे भी प्रीफिक्स है कौन सा? 10.1.1.0/24 का। तो ये जो प्रीफिक्स है R1 को वाया R2 भी रिसीव हो रहा है, वाया R3 भी रिसीव हो रहा है। तो अब R1 कौन सा पाथ प्रेफर करेगा? सबसे पहले क्या देखता है? लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। अगर दोनों अलग अलग प्रीफिक्सेज हैं तो दोनों को ही क्या कर लेगा? राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा। अब राउटिंग टेबल में कौन सा प्रीफिक्स इंस्टॉल हो रहा होगा? सबसे पहले देखेगा लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। अगर प्रीफिक्स लेंथ अलग अलग है तो दोनों इंस्टॉल हो जाएंगे। अगर प्रीफिक्स लेंथ दोनों की क्या है? सेम है, देन वो क्या कंपेयर करेगा? एडी वैल्यू कंपेयर करेगा ना। जिसकी एडी वैल्यू कम होगी उसी को प्रेफर करेगा ना। तो दोनों ही EIGRP से रिसीव हो रहे हैं, यहाँ पे भी EIGRP चल रहा है, यहाँ पे भी EIGRP। तो दोनों की एडी वैल्यू कितनी है? 90 ही है। तो अब ये कौन सा इंस्टॉल करेगा राउटिंग टेबल में? अब वो देखेगा मैट्रिक। तो R1 क्या करेगा? इस पूरे पाथ की मैट्रिक कैलकुलेट करेगा ना, और इस पूरे पाथ की मैट्रिक कैलकुलेट कर रहा होगा, है ना। तो लाइक वाया R2 जो मैट्रिक निकल के आई, मान के चल लेते हैं कितनी आ गई? 150 आ गई। और वाया R2 जो मैट्रिक आई वो 150 आई, और वाया R4 जब ये प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, इसको मैट्रिक कितनी रिसीव हो रही है? 250। तो राउटिंग टेबल में कौन सा प्रीफिक्स इंस्टॉल करेगा? वाया R2 इंस्टॉल कर लेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा भी, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, R1 जो है वो मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए कंपोनेंट कौन कौन सा यूज कर रहा है? बैंडविड्थ प्लस डिले। और ये दोनों क्या है? ये दोनों कंपोनेंट फिक्स्ड है ना। तो मैट्रिक यहाँ पे इसकी चेंज होगी? कभी चेंज होगी नहीं, क्योंकि बैंडविड्थ और डिले हमारा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। अगर मैं यहाँ पे R1 जो है अगर मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए अगर लोड भी यूज करने लग जाए, तो लाइक एक जब इसने मैट्रिक कैलकुलेट करी थी जब वाया R2 प्रीफिक्स रिसीव हो रहा था, तब R2 पे लोड कम था, मैट्रिक ये कैलकुलेट करी, ठीक है। और जब वाया R4 प्रीफिक्स रिसीव हो रहा था तो R4 पे या R5 पे लाइक लोड ज़्यादा था। अब मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ? एज ए लोड भी यूज़ कर रहा हूँ मैट्रिक कैलकुलेशन करने के लिए। तो वो लोड को भी यूज़ कर रहा होगा, लोड ज़्यादा पड़ेगा इसके ऊपर, तो मैट्रिक क्या हो जाएगी? हाँ, इंक्रीज हो जाएगी। लाइक यहाँ पे 250 आ रही है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में क्या हुआ? लाइक वाया R2 पे ना लोड क्या हो गया? कम हो गया, या R2 पे ज्यादा हो गया, और R4 पे क्या हो गया? लोड, इस वाले पूरे पाथ का लोड क्या हो गया? कम हो गया, और इस वाले पाथ में लोड क्या हो गया? बढ़ गया। तो अब ऐसा हो सकता है ना, वाया R4 जो मैट्रिक है वो कम निकल के हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना। और अब इसको क्या करना पड़ेगा फिर? राउटिंग टेबल में प्रीफिक्स कौन सा इंस्टॉल करेगा? वाया R4। थोड़ा टाइम आएगा कि ऊपर वाले पाथ में लोड क्या हो गया? कम हो गया, नीचे वाले पाथ से लोड क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो ये वाया R2 क्या कर लेगा? वाया R2 मैट्रिक कम आ रही होगी। फिर समझ में आ रही है मेरी बात? तो राउटिंग टेबल में कौन सा इंस्टॉल हो जाएगा? वाया R2। थोड़े टाइम के बाद में क्या हुआ? ऊपर वाले पाथ से लोड बढ़ गया, नीचे वाले पाथ में लोड क्या हो गया? कम हो गया। तो मैट्रिक कम किसकी हो जाएगी? वाया R4। तो राउटिंग टेबल में कौन सा इंस्टॉल कर लेगा? तो R1 की राउटिंग टेबल जो है वो कंसिस्टेंट रहेगी क्या कभी? नहीं ना। तो प्रॉब्लम है या नहीं है? ये प्रॉब्लम्स है ना। तो इसलिए सिस्को क्या रिकमेंड करता है कि कभी भी वेरिएबल मैट्रिक यूज मत करो, जो फिक्स्ड मैट्रिक है, जो कंपोनेंट है वो यूज करो। हाँ, हमारे पास में है कंपोनेंट, अगर आप यूज करना चाह रहे हो आप यूज कर सकते हो, बट हम लोग हमेशा क्या यूज करेंगे? इसीलिए EIGRP में बाय डिफॉल्ट जो कंपोनेंट जो यूज हो रहे होते हैं, कौन से यूज हो रहे होते हैं? K1 प्लस K3। बाकी सारे कंपोनेंट क्या होते हैं? ऑफ होते हैं, उनको 0 से मल्टीप्लाई किया होता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ऐसे ही रिलायबिलिटी है। रिलायबिलिटी से क्या मतलब है? ट्रस्टवर्दी पाथ आपका, है ना। ट्रस्टवर्दी पाथ मतलब कैसे? मतलब R2 कोई पैकेट फॉरवर्ड कर रहा है तो उसकी एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है हर एक पैकेट की। मैंने अगर लाइक इसको कोई पैकेट फॉरवर्ड किया है
तो उसके सामने वाले डिवाइस के पास में वो क्या हो रहे हैं, हर एक पैकेट क्या हो रहा है, वो डिलीवर हो रहा है। मतलब जो हमारा पाथ है वो क्या है, 100% रिलायबल है ना। मैं इसको कुछ पैकेट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आधे तो इसको रिसीव हो रहे हैं, आधे रिसीव नहीं हो रहे, तो ये जो हमारा पाथ है वो क्या है, सिर्फ 50% रिलायबल है ना। बात आ रही है समझ में? ऐसे रिलायबिलिटी होती है। तो रिलायबिलिटी जो होती है वो कभी फिक्स्ड होती है ना, फिक्स्ड होती है क्या? कभी भी फिक्स्ड नहीं होती ना। अब हो सकता है ना पाथ में कंजेशन ज़्यादा, उसकी वजह से पैकेट क्या हो रहे हो, ड्रॉप हो रहे हो, डिस्कार्ड हो रहे हो, ठीक है। तो जो रिलायबिलिटी है और आपका जो लोड है वो कभी भी फिक्स नहीं रहता, वो वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है, वो वेरिएबल कंपोनेंट्स है, इसलिए वो यूज़ नहीं करते हैं। तो इसीलिए सिस्को क्या रिकमेंड करता है, मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ करो, K1 प्लस K3 यूज़ करो। और इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट EIGRP के अंदर जो कंपोनेंट जो यूज़ हो रहे होते हैं वो कौन से यूज़ हो रहे होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो इनेबल रखे हुए हैं वो K1 और K3 ही रखे हुए हैं। क्लियर है इतनी चीज़? और मैट्रिक कैसे कैलकुलेट कर रहा है ये चीज़ क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट। और हाँ, ये जब पांचों कंपोनेंट यूज करेगा ना तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। मतलब अगर कंपोनेंट चेंज करेगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, और वो हम लोग यूज करते नहीं है कभी भी बाकी कंपोनेंट। तो बुक में देख लेना आप, वहाँ पे फॉर्मूला लिखा होगा उसका, काफ़ी डिफिकल्ट सा होता है, वो यूज नहीं करते हम लोग कभी भी। ठीक है, बात आ गई समझ में? नेक्स्ट इसमें क्या है, मैक्सिमम पाथ कितने यूज कर रहा होता है ये, बाय डिफॉल्ट कितने यूज कर रहा होता है मैक्सिमम पाथ, 4। और आप मैक्सिमम कितना सेट कर सकते हो, 16। अब मैक्सिमम पाथ से क्या मतलब है आपका, देखो मैक्सिमम पाथ से क्या मतलब है, लाइक R1 है, ठीक, R2, R3, R4 एंड R5, ये 4 राउटर अटैच्ड है, ठीक। अब देखो R1, ये चारों राउटर ना वो इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक। अब क्या है कि R2 जो है वो एक प्रीफिक्स एडवर्टाइज कर रहा है किसकी तरफ, R1 की तरफ। एक 10 का प्रीफिक्स एडवर्टाइज किया इसने, 10.1.1.0/24 का प्रीफिक्स रिसीव किया R1 ने वाया किसके थ्रू, R2 के थ्रू। अब सेम प्रीफिक्स जो है इसको वाया R3 भी रिसीव हो रहा है, सेम प्रीफिक्स वाया R4 भी रिसीव हो रहा है, और सेम प्रीफिक्स वाया R5 भी रिसीव हो रहा है। तो 10.1.1.0/24 वाया R3 आ रहा है, 10.1.1.0/24 वाया R4 आ रहा है, 10.1.1.0/24 वाया R5 आ रहा है। तो देखो सभी की प्रीफिक्स लेंथ क्या है, सेम है ना। तो राउटिंग टेबल में कौन सा इंस्टॉल करेगा, नेक्स्ट क्राइटेरिया कैसे चेक, क्या चेक करेगा वो, एडी वैल्यू। तो तीनों चारों राउटर पे यहाँ पे EIGRP कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है। तो सभी की एडी वैल्यू कितनी है, 90 होगी। तो सभी की एडी वैल्यू सेम है, जिसकी एडी वैल्यू कम रहेगी उसी को वो क्या करता है, प्रेफर करता है ना। तो राउटिंग टेबल में यहाँ पे एडी वैल्यू के बिहाफ पे डिसाइड नहीं कर पाएगा कि कौन सा प्रीफिक्स राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा। देन वो क्या देखता है, देन वो देखता है मैट्रिक, मैट्रिक किससे लोअर है। तो यहाँ पे लिंक सेम है, डिले सेम है, सब कुछ सेम है, तो मैट्रिक भी क्या आएगी, सेम आएगी। लाइक यहाँ से भी मैट्रिक कितनी आ गई, 150, यहाँ से भी मैट्रिक आ गई 150, और यहाँ से भी वाया R4 भी मैट्रिक 150, और वाया R5 भी मैट्रिक कितनी आ गई, 150 आ गई। तो अब राउटिंग टेबल में कौन सा इंस्टॉल करेगा, जिसकी मैट्रिक क्या होती थी, कम होती थी। अब सभी की मैट्रिक क्या है, सेम है, तो क्या करेगा अब ये, अब चारों को ही अपनी राउटिंग टेबल में क्या कर लेगा, ये इंस्टॉल कर लेगा, चारों को ही राउटिंग टेबल में क्या कर लेगा, ये इंस्टॉल कर लेगा। और मैट्रिक सभी की क्या है, सेम है। अब R1 के पीछे कोई लैन यूजर है जिसने कम्युनिकेट करना है किसको, 10.1.1.1 को, पैकेट आएगा R1 के पास में, R1 अपना राउटिंग टेबल हुकअप करेगा, और इसकी राउटिंग टेबल में वो सबसे पहले वो क्या देखेगा, वो सारे प्रीफिक्सेस है ना। तो डेस्टिनेशन IP क्या लग के आ रहा है, 10.1.1.1। तो जो 10 जो है वो किस में मैच हो रहा है, वो सब में मैच हो रहा है। अरे वो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच चारों में सेम होगी ना, तो वो क्या करेगा, अब कौन से भेजेगा वो, अब चारों से भेजेगा, लोड बैलेंसिंग कर रहा होगा।
कुछ पैकेट यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, वो लोड बैलेंसिंग परफॉर्म कर रहा होगा डिवाइस। लेकिन सर 10.1.1 एक चारों में से तो एक ही राउटर पे होगा। नहीं जब मतलब आईपी एड्रेस। अभी ठीक है, यहाँ पे था वो नेटवर्क, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो अब R1 को ये जो प्रीफिक्स है वो 4 अलग अलग राउटर से रिसीव हो रहा था, तो इन सभी की मैट्रिक क्या आ रही है, सेम आ रही है। जिसकी मैट्रिक लोअर होती थी उसी को राउटिंग टेबल में क्या करता था, वो इंस्टॉल करता था। अब मैट्रिक सभी की सेम है तो चारों को ही क्या कर लेगा, राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा। अब एक और राउटर होता है यहाँ पे, अब एक और राउटर अटैच होता है यहाँ पे, लाइक R6 है यहाँ पे या R7 है यहाँ पे, तो सेम प्रीफिक्स इसको यहाँ से R7 से भी रिसीव हो रहा होता। तो अब ये क्या करता, ये जो पहले 4 जो रिसीव हो गए उन्हीं को क्या करता, राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम पाथ इसके ऊपर होते कितने हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये 4 पाथ के बीच में ही क्या कर रहा होता है, लोड बैलेंसिंग परफॉर्म कर रहा होता है। अगर आप चाहते हो ये 5वें पाथ को भी क्या करे, राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करे, तो आप मैक्सिमम पाथ इसकी क्या कर सकते हो, हाँ चेंज कर सकते हो, आप 5 सेट कर सकते हो, तो फिर ये 5 पाथ के अंदर लोड बैलेंसिंग परफॉर्म कर रहा होगा। बात आ रही है समझ में। और मैक्सिमम आप कितना सेट कर सकते हो, मैक्सिमम पाथ 16 सेट कर सकते हो, तो आप मैक्सिमम 16 पाथ के बीच में लोड बैलेंसिंग करवा सकते हो कोई भी प्रीफिक्स के लिए। बात आ गई समझ में, क्लियर है इतनी चीज। हटा दूं इसको, हम लोग प्रूव करके देखेंगे। इवन अगर आप चाहते हो सिर्फ 2 ही पाथ के बीच में क्या करें, लोड बैलेंसिंग करें, तो आप मैक्सिमम पाथ कितने सेट कर दो, 2 सेट कर दो, तो आप मैक्सिमम अपनी राउटिंग टेबल में 2 ही, एक प्रीफिक्स तक जाने के लिए 2 ही पाथ इंस्टॉल कर सकता है, तीसरा नहीं इंस्टॉल करेगा। तो जो पहले रिसीव हो गए 2, उसी को राउटिंग टेबल में क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर देगा, इनको डिस्कार्ड कर देगा, राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं करेगा इनको। तो ट्रैफिक सिर्फ किससे जा रहा होगा, वाया R2 और वाया R3, इन दोनों के बीच में ही सिर्फ लोड बैलेंसिंग परफॉर्म कर रहा होगा। क्लियर है इतनी चीज। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बता दो मुझे, समझ में आ गई बात। तो मैक्सिमम पाथ इसमें कितने सेट होते हैं, बाय डिफॉल्ट 4 होते हैं, और मैक्सिमम आप कितना सेट कर सकते हो, 16 सेट कर सकते हो। नेक्स्ट है एडी वैल्यू। एडी वैल्यू कितनी होती है इसकी, 90। एडी वैल्यू होती है 90, 170 भी होती है और 5 भी होती है। वो हम लोग डिस्कस करेंगे कब 90 होती है, कब 170 होती है, या कब 5 होती है, ठीक है। 90 और 170 तो तुम लोगों को सबको पता होगा, है ना। लाइक 90 और 170 को एक्सप्लेन कर देता हूँ। R1 है हमारे पास में, R2 है, ये 2 राउटर अटैच्ड है। यहाँ पे EIGRP चल रहा है 100, और यहाँ पे भी EIGRP चल रहा है, कौन सा, 100, ठीक है। इन दोनों राउटर पे EIGRP 100 चल रहा है, और यहाँ पे एक प्रीफिक्स है कौन सा, 10.1.1.0/24 का। जब R2 इस प्रीफिक्स को एडवर्टाइज करवा रहा होगा R1 की तरफ, तो यहाँ पे एडी वैल्यू कितने से रिसीव हो रहा होगा वो, क्योंकि ये मेरा जो प्रीफिक्स है मुझे इंटरनल EIGRP से रिसीव हो रहा है, इंटरनली है ना, ये EIGRP का ही राउट है ना हमारा, EIGRP 100 का ही राउट है ना, तो एडी वैल्यू कितनी दिखा रहा होगा, 90। अगर हम लोग बात करें लाइक R1 है यहाँ पे, एक R2 है एंड R3, ये 3 राउटर अटैच्ड है इस तरह से, ठीक है। इन दोनों राउटर के बीच में चल रहा है EIGRP 100, और इन दोनों राउटर के बीच में चल रहा है रिप, ठीक है। तो जो R2 जो है, R2 पे रिप राउटिंग प्रोटोकॉल भी चल रहा है इसी इंटरफेस पे, और इसी इंटरफेस पे EIGRP भी चल रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमने क्या करना पड़ता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है ना। हम लोग यहाँ पे क्या परफॉर्म करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करेंगे। तो जब आप रिप को EIGRP में अरे बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इसके पास में अगर कोई प्रीफिक्स है 10.1.1.0/24 का, ये प्रीफिक्स एडवर्टाइज कर देगा इस राउटर की तरफ, क्योंकि इस पे तो रिप चल रहा है, ये एक्सेप्ट भी कर लेगा, अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल भी कर लेगा। लेकिन ये प्रीफिक्स जो है वो EIGRP वाले राउटर को नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि रिप का राउट है। मतलब
यहाँ पे इस इंटरफेस पे क्या चल रहा है, ये EIGRP चल रहा है। तो अब इन दोनों के बीच में अगर आपने कम्युनिकेशन करवाना है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस राउटर पे रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो अब R1 के पास में जब वो प्रीफिक्स आ रहा होगा 10.1.1.0/24 का, तो AD वैल्यू कितनी दिखा रहा होगा, AD वैल्यू 170 से आएगा। अगर कोई प्रीफिक्स रीडिस्ट्रीब्यूट होके आ रहा है तो AD वैल्यू कितनी होती है, आप बोल सकते हो अगर कोई एक्सटर्नल प्रीफिक्स आ रहा है, ये एक्सटर्नल प्रीफिक्स है ना, EIGRP 100 का तो नहीं है, तो इसकी AD वैल्यू कितनी दिखा रहा होगा, 170 दिखा रहा होगा। AD वैल्यू 5 के बारे में भी डिस्कस करेंगे, अभी उसको यहाँ पे स्किप कर दो। ये समझ में आ गई बात। AD वैल्यू 90 और 170 कब दिखाते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, ये क्या हो गया, और क्या रह गया इसमें, इसमें लिखो इट इज ए क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल। अब क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल से क्या मतलब है, समझा दो मुझे, एक्सप्लेन कर दो। क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल से क्या मतलब है, कौन से प्रोटोकॉल क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं। क्लास लेस में और क्लास फुल में मुझे डिफरेंस क्लियर कर दो, क्या होता है। क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल कौन से होते हैं, कैसे काम करते हैं, और क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल कैसे काम करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, जल्दी बताओ। बोलो। ओके वेरी गुड, और यही होता है। देखो अगर हम लोग बात करें किसकी, क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल की, क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल कभी भी जब प्रीफिक्स शेयर कर रहा होता है तो सबनेट मास्क शेयर नहीं करता, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल एक हमारे पास में R1 है, R2 एंड R3, ये तीन राउटर अटैच्ड है, ठीक है। इस तरह से एक टोपोलॉजी में कनेक्टेड है, ठीक। और यहाँ पे ना एक प्रीफिक्स है R1 के पास में, कौन सा, 10.1.1.0/24, और हमने इन तीनों राउटर पे ना क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल चला रखा है। कौन सा प्रोटोकॉल चलाया हुआ है, क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल। और क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल तुमने CCNA में पढ़ा होगा, लाइक RIP वर्जन 1 क्या होता है, क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल होता है ना। तो अब अगर आपने यहाँ पे क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल चला रखा है तो क्या होगा, अब इन तीनों पे हमने क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल चलाया है, और R1 क्या करेगा, R1 ये इस प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन अपने नेबर के साथ में शेयर करेगा, इसके साथ में शेयर कर रहा होगा। तो जब ये इसके साथ में शेयर करेगा तो 10.1.1.0 शेयर करेगा, बट साथ में सबनेट मास्क लगा के नहीं भेजेगा, साथ में कभी भी सबनेट मास्क नहीं लगा के भेजता। तो जब भी क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल अपना प्रीफिक्स शेयर करते हैं अपने नेबर के साथ में, तो सबनेट मास्क लगा के नहीं भेजते। तो अब R2 के पास में एक प्रीफिक्स रिसीव हो रहा होगा 10.1.1.0/24, सबनेट मास्क तो आ नहीं रहा है कि ये सामने वाला कौन सी प्रीफिक्स लेंथ पे यूज कर रहा है, /24 पे है, /25 पे है, किस पे है। तो ये क्या कर लेगा, ये इसको क्लास फुल पे क्या कर लेगा, ये A क्लास क्या ना 10 का नेटवर्क, तो /A क्लास का सबनेट मास्क क्या होता है, /8, तो /8 से अपनी राउटिंग टेबल में क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा, जो डिफॉल्ट उसका सबनेट मास्क होता है, वाया R1 अपनी राउटिंग टेबल में क्या कर लेगा, ये इंस्टॉल कर लेगा। और मैट्रिक कितनी लगा के भेज रहा होगा वो, लाइक हॉप काउंट वगैरह जो भी लगा के भेज रहा है 1 लगा के भेज रहा है। अब R2 क्या करेगा, अपनी राउटिंग टेबल जो है वो शेयर करेगा किसके साथ में, R3 के साथ में राउटिंग टेबल शेयर कर रहा होगा ना। तो कैसे शेयर करेगा राउटिंग टेबल, 10.0.0.0, इसकी राउटिंग टेबल में ये प्रीफिक्स है, इसकी राउटिंग टेबल में कैसे था, इसकी राउटिंग टेबल में ऐसे था 10.1.1.0/24 था, डायरेक्टली कनेक्टेड। तो ये अपनी राउटिंग टेबल के प्रीफिक्स शेयर कर रहा था, तो ये जब प्रीफिक्स शेयर कर रहा था तो ऐसे शेयर कर रहा था ना, /24 नहीं लगा के भेज रहा था, सबनेट मास्क नहीं लगा के भेज रहा होगा। तो इसके पास में डिफॉल्ट अब एक प्रीफिक्स रिसीव हुआ 10 का, इसमें सबनेट मास्क तो लग के आ नहीं रहा है, तो वो क्या करता था,
डिफॉल्ट जो क्लास का है /8 का, उसको राउटिंग टेबल में क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेता था ये डिफॉल्ट से। अब इसकी राउटिंग टेबल में ये प्रीफिक्स पड़ा है तो ये एज इट इज आगे क्या करेगा, इसको शेयर करेगा। जब इसको शेयर करेगा तो इसकी राउटिंग टेबल में कैसे इंस्टॉल होगा ये 10.0.0.0/8 वाया R2, ये अपनी राउटिंग टेबल में क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा। अब प्रॉब्लम क्या आएगी वो बात करते हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पे एक R4 और कनेक्टेड है इस राउटर से ऐसे, और R4 के पास में एक इस नेटवर्क का एक सबनेट अलग से यूज हो रहा है, कौन सा 10.1.4.0/24 का। हो सकता है ना ऐसा? अरे हम लोग सबनेटिंग करते हैं तो इसीलिए करते हैं ना, ताकि एक ही नेटवर्क को हम लोग क्या कर लें, डिवाइड कर लें, ताकि आईपी एड्रेस की वेस्टेज ना हो। तो 10 का एक सबनेट यहाँ पे भी यूज हो रहा है। तो ये जब इसके साथ में शेयर कर रहा होगा R3 के साथ में, तो कैसे शेयर कर रहा होगा 10.1.4.0/ तो लगा के भेज नहीं रहा होगा। तो अब इसके पास में कैसे रिसीव हो रहा होगा ये 10.1.4.0/ वैल्यू आ नहीं रही होगी, तो उसको क्या करेगा, डिफॉल्ट समझ लेगा क्लास कौन सी क्लास का ये ए क्लास का ना, तो /8 पे इंस्टॉल करना चाहिए इसको। तो अब /8 का ये इससे भी है आ रहा है और /8 इससे भी आ रहा है, तो राउटिंग टेबल में कौन सा इंस्टॉल करेगा, कैसे चेक करेगा राउटिंग टेबल में कौन सा इंस्टॉल करेगा। सबसे पहले देखेगा क्या एडी वैल्यू सेम है, सेम राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है। उसके बाद में क्या देखेगा, मैट्रिक, ये हॉप काउंट वैल्यू कितनी लगा के भेज रहा था 1, और ये हॉप काउंट वैल्यू कितनी लगा के भेज रहा है, रिप चल रहा है, लाइक रिप राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, रिप वर्जन 1, तो वो हॉप काउंट वैल्यू लगा के भेजता है ना। और रिप क्या यूज करता है मैट्रिक के लिए, हॉप काउंट, तो ये कितना लगा के भेज रहा होगा हॉप काउंट 1। तो अब R3 को एक 10 का प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है वाया R2 भी वाया R4 भी। राउटिंग टेबल में कौन सा इंस्टॉल करेगा, प्रीफिक्स लेंथ दोनों की सेम है, प्रीफिक्स लेंथ दोनों की ही क्या है, सेम है। देन वो क्या देखेगा, एडी वैल्यू दोनों की सेम होगी 120। देन वो क्या चेक करेगा, देन वो देखेगा मैट्रिक किसकी लोअर है, वाया R4, तो वाया R4 क्या कर लेगा, अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा। बात आ गई समझ में, ये वाला पाथ राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर रहा होगा, कर ही नहीं रहा होगा। तो अब अगर यहाँ पे R3 के पीछे कोई लैन यूजर है, R3 के पीछे एक लैन यूजर अटैच्ड है, इस लैन यूजर ने कम्युनिकेट करना है किसको 10.1.4.1 को, किसको 10.1.4.1 को। पैकेट आएगा किसके पास में, R3 के पास में। R3 अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा और इसकी राउटिंग टेबल में 10.1.4.1 तक जाना है, तो राउटिंग टेबल लुकअप करेगा और पाथ वाया किसके थ्रू है, तो पैकेट भेज देगा R4 की तरफ। R4 की तरफ 10.1.4.1 पड़ा होगा, तो एक्सेप्ट कर लेगा और रिप्लाई दे देगा, कम्युनिकेशन होने लग जाएगा। अब इस यूजर ने कम्युनिकेट करना है इस बार 10.1.1.1 को, यहाँ पे कोई प्रीफिक्स है उसके साथ, आईपी है उसके साथ में 10.1.1.1 के साथ में। पैकेट आएगा किसके पास में, राउटर के पास में, गेटवे के पास में। ये अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा 10.1.1.1 जो है वो इसमें मैच हो जाएगा, और वाया किसके थ्रू इंस्टॉल कर रखा है इसने, R4। सारे के सारे पैकेट किसको फॉरवर्ड कर देगा, R4 की तरफ, और R4 की तरफ 10.1.1.1 होगा कोई, तो पैकेट वहां पे क्या जाके क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम है ना ये। तो अगर आप क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो तो इस तरह से प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग ये सबनेटिंग यूज नहीं कर सकते वहां पे, फिर आप सबनेटिंग यूज नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर क्लास फुल नेटवर्क यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है वो 10 का ये सबनेट यूज नहीं कर सकता, मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, कोई एक डिफरेंट नेटवर्क यूज कर लिया। ये लो मैंने /24 यूज कर लिया, तो ये अब जो एडवर्टाइज कर रहा होगा तो ऐसे एडवर्टाइज कर रहा होगा ना, तो अब ये अपनी राउटिंग टेबल में दोनों इंस्टॉल कर लेगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, अलग अलग प्रीफिक्सेस हैं। ये वाया R2 इंस्टॉल कर रखा होगा और ये वाया R है ना। बात आ रही है मेरी समझ में। तो अब तो कम्युनिकेशन हो जाएगा ना। अगर इसने कम्युनिकेट करना है लाइक 40.1.1.1 के साथ में, पैकेट आएगा R3 के पास में, देखेगा 40.1.1.1 इसमें मैच हो रहा है ना, तो वाया R4 की तरफ भेज देगा ट्रैफिक, सारा कम्युनिकेशन होने लग जाएगा। अगर इसने कम्युनिकेट करना है लाइक 10.1.1.1 के पास में, पैकेट आएगा किसके पास में, R3 के पास में। R3 अपना राउटिंग टेबल कब करेगा और इसकी राउटिंग टेबल में 10.1.1.1 जो है वो वाया किसके थ्रू है, R2, ट्रैफिक सारा R2 को भेज देगा, और R2 किसको भेज देगा, R2 अपना राउटिंग टेबल कब करेगा, इसकी राउटिंग टेबल में 10.1.1.1 वाया किसके थ्रू जाना है, ये ट्रैफिक किसको भेज देगा, R1 को, तो कम्युनिकेशन होने लग जाएगा। तो अगर आप क्लास फुल नेटवर्क यूज कर
अगर आप यहाँ पे क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो तो वहां पे आप सबनेटिंग यूज नहीं कर पाओगे, सबनेटिंग यूज करोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। बात आ रही है समझ में? क्लियर है इतनी चीज? इसमें किसी को कोई डाउट? अगर आप यूज करते हो क्या क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल, तो क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल कैसे बिहेव कर रहे होते हैं वो देखो। R1, R2 एंड R3 और R4 भी है यहाँ पे। लास्ट टाइम प्रॉब्लम आ रही थी। लास्ट टाइम क्यों प्रॉब्लम आ रही थी? क्योंकि हम लोग क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहे थे। इस बार मैं यहाँ पे सबनेटिंग यूज कर रहा हूँ 10.1.1.0/24 का नेटवर्क यहाँ पे, और यहाँ पे है 10.1.4.0/24 का नेटवर्क यहाँ पे है। ठीक है, R1 जो है जब अपना प्रीफिक्स एडवर्टाइज कर रहा होगा R2 की तरफ, तो क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है इस बार, तो ये कैसे शेयर करेगा? 10.1.1.0/24 स्लैश वैल्यू साथ में लगा के भेजता है क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल हमेशा। तो ये अपनी राउटिंग टेबल कैसे बनाएगा? 10.1.1.0/24 तक जाना है तो मैं वाया किसके थ्रू जा सकता हूँ? R1 के थ्रू जा सकता हूँ। ये अपनी राउटिंग टेबल बना लेगा और ये अपनी राउटिंग टेबल शेयर करेगा किसके साथ में? तो कैसे शेयर करेगा? इसके राउटिंग टेबल में प्रीफिक्स कैसे है? /24 है ना, तो /24 से ही क्या करेगा? शेयर करेगा और स्लैश वैल्यू लगा के भेजेगा। क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहे हैं ना, तो ये अपनी राउटिंग टेबल में कैसे इंस्टॉल करेगा? 10.1.1.0/24 पे जाना है तो तुम वाया किसके थ्रू जा सकते हो? वाया R2 के थ्रू जा सकते हो। ये अपनी राउटिंग टेबल जनरेट कर लेगा। ऐसे ही R4 भी क्या करेगा? अपना ये जो प्रीफिक्स है वो शेयर कर रहा होगा किसके साथ में? कैसे शेयर कर रहा होगा? 10.1.4.0/24, तो इसके पास में 4.0/24 आ रहा है। अब ये सेम प्रीफिक्स है या अलग अलग प्रीफिक्सेस हैं? अलग अलग प्रीफिक्सेस है ना, तो ये अपनी राउटिंग टेबल में दोनों को ही क्या कर लेता है? जब प्रीफिक्स लेंथ अलग अलग हो, प्रीफिक्सेस अलग अलग हो, तो दोनों को ही क्या करता है? वो अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करता है ना। वो कुछ भी कंपेयर नहीं करता, ना ही एडी ना ही मैट्रिक। ये सारी एडी और मैट्रिक कब कंपेयर करता है? जब प्रीफिक्स क्या हो? सेम प्रीफिक्स रिसीव हो रहा हो। अब तो प्रीफिक्स ही क्या है हमारे पास में? अलग अलग प्रीफिक्सेस है ना। तो अब R1 के पीछे R3 के पीछे अगर कोई लैन यूजर है और उसने कम्युनिकेट करना है किसको? 10.1.4.1 को। पैकेट आएगा R3 के पास में, R3 अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा 10.1.4.1, इसमें मैच हो जाएगा। पैकेट सारे किसको भेज देगा? R4 की तरफ वो यूजर होगा और कम्युनिकेशन होना क्या हो जाएगा? स्टार्ट। अब इस यूजर ने कम्युनिकेट करना है 10.1.1.1 को। पैकेट आएगा R3 के पास में और R3 अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा 10.1.1.1 जो है वो इसमें मैच हो जाएगा। पैकेट किसको चला जाएगा? R2 की तरफ, और R2 अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा 10.1.1.1। पैकेट किसको भेजना है? R1 की तरफ। R1 अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, वो देखेगा डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा और कम्युनिकेशन होना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। बात आ गई समझ में? क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल में और क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंस है? जब क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल अपनी राउटिंग टेबल शेयर करेंगे अपने नेबर के साथ में, तो कभी भी सबनेट मास्क शेयर नहीं करते साथ में कभी भी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल की, तो हमेशा साथ में सबनेट मास्क लगा के भेजेंगे जब भी शेयर करेंगे। बात आ रही है समझ में? और जब हम लोग क्लासफुल यूज कर रहे थे तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी? क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहे थे तो हमें नेटवर्क कैसे यूज करने पड़ रहे थे? क्लासफुल नेटवर्क, है ना। और जब आप क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करोगे तो नेटवर्क हम लोग क्लास लेस यूज कर सकते हैं। क्लियर है? क्लासफुल में सबनेटिंग नहीं कर सकते थे हम लोग, सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं करता क्लासफुल। क्लासलेस सबनेटिंग को सपोर्ट करता है, VRSM को सपोर्ट करता है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? तो EIGRP क्या है? EIGRP एक क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो ये जब भी अपना प्रीफिक्स शेयर कर रहा होगा अपने नेबर के साथ में, तो साथ में सबनेट मास्क लगा के भेजेगा। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? इसी में लिखना बाय डिफॉल्ट ऑटो समरी इज इनेबल्ड। बाय डिफॉल्ट ऑटो समरी यहां पे क्या होती है?
इनेबल होती है। अब बात कर लेते हैं ऑटो समरी से क्या मतलब है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक समराइजेशन क्या होती है, इनेबल होती है। तो समराइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। समराइजेशन क्या होती है, ऑटो समरी क्या होती है। समराइजेशन से क्या मतलब था ये बता दो मुझे। समराइजेशन क्या होती है, समराइजेशन किसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। अरे समराइजेशन करवाई तो थी मैंने, मल्टीपल सब नेटवर्क को एक सिंगल नेटवर्क में कंबाइन करना है ना, उसका समरी एड्रेस निकालना, इसी को तो हम लोग समराइजेशन बोलते थे, याद है ना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट EIGRP में ऑटोमेटिक समराइजेशन क्या होती है, इनेबल्ड होती है। तो R1 है हमारे पास में, यहाँ पे एक R2 है एंड R3 है, ये 3 राउटर अटैच्ड हैं। ठीक, EIGRP चल रहा है इनके ऊपर सभी पे। और R1 के पीछे ना कुछ लैन नेटवर्क कनेक्टेड है, लाइक एक 10.1.1.0/24 का है, एक 10.1.2.0/24 का है, सब नेटवर्क है ना ये। एक 10.1.3.0/24 का है। ऐसे हो सकता है ना। R1 के पीछे 3 स्विचेस अटैच्ड हैं, उन तीनों स्विचेस पे ये अलग अलग नेटवर्क यूज हो रहे हैं। ठीक, तो अब क्या होगा, यहाँ पे सभी राउटर पे क्या चल रहा है, EIGRP। तो ये R1 क्या करेगा, R1 जो है अपने राउटिंग टेबल जो है वो शेयर करेगा किसके साथ में। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑटो समरी क्या होती है, इनेबल्ड होती है। बाय डिफॉल्ट सभी राउटर पे ऑटो समरी क्या होती है, इनेबल्ड होती है। जब ऑटो समरी यहाँ पे इनेबल रहेगी तो क्या होगा, ये क्या कर रहा होता है R1, इन जितने भी प्रीफिक्सेस है ना, ये सब नेटवर्क है, उन सबको समराइज करके भेज रहा होता है, ऑटोमेटिक समराइज करके भेज रहा होता है। ऑटो समरी यहाँ पे इनेबल है ना, तो इन सभी को क्या करेगा, ऑटोमेटिक समराइज करके भेज रहा होगा। और जब भी राउटर ऑटोमेटिक समराइज कर रहा होता है, खुद से समराइज कर रहा होता है, तो 10.1.1.0/24 है एक प्रीफिक्स, एक 10.1.2.0/24 है, और एक है 10.1.3.0/24 है। तो इन सबको जब ऑटोमेटिक समराइज कर रहा होगा ना, तो उसको डिफॉल्ट समरी एड्रेस पे समराइज कर देता है। इन सबका डिफॉल्ट समरी एड्रेस क्या होता है, यही होता है ना। तो डिफॉल्ट पे समराइज करता है जब भी ऑटोमेटिक समराइजेशन परफॉर्म कर रहा होता है। बात आ रही है मेरी समझ में। तो अब क्या होगा, ये ऑटोमेटिक समराइजेशन यहाँ पे, ऑटो समरी यहाँ पे इनेबल्ड है। ऑटो समरी इनेबल होने की वजह से ये क्या कर रहा है, ये जितने भी हमारे सब नेटवर्क है, इन सभी सब नेटवर्क को वो क्या कर रहा होगा, ऑटोमेटिक समराइज कर रहा होगा। और जब ऑटोमेटिक राउटर समराइजेशन परफॉर्म करता है ना, तो उनको डिफॉल्ट समरी एड्रेस पे समराइज कर देता है। तो इन सभी का डिफॉल्ट समरी जो एड्रेस होता है वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये इसी के पार्ट है ना सारे के सारे, तो इस डिफॉल्ट समरी एड्रेस में क्या कर देगा, ये समराइज कर देगा। ठीक है, तो इन सभी पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सभी राउटर पे EIGRP चल रहा है और बाय डिफॉल्ट ऑटो समरी क्या था, इनेबल्ड। तो EIGRP क्या करेगा, अब ये जो इसकी राउटिंग टेबल में जितने भी प्रीफिक्सेस हैं वो शेयर कर रहा होगा किसके साथ में, R2 के साथ में। जब भी R2 के साथ में शेयर करेगा ना, तो यहाँ पे पहले देखेगा वो ऑटो समरी क्या है, इनेबल्ड है। तो इन सभी को क्या कर रहा होगा, ये समराइज कर रहा होगा। और जब ऑटोमेटिक समराइजेशन इनेबल होती है, तो सभी को समराइज कैसे कर रहा होगा, इस डिफॉल्ट समरी एड्रेस पे क्या कर देगा, समराइज कर देगा। और इस डिफॉल्ट समरी एड्रेस पे समराइज करके इसको क्या कर रहा होगा, एडवर्टाइज करवा रहा होगा। कैसे, 10.0.0.0/8 पे। तो इसकी राउटिंग टेबल में 10.0.0.0/8 प्रीफिक्स रिसीव होगा वाया R2 और अपनी वाया R1। ये अपनी राउटिंग टेबल में इसको क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा, है ना। और R2 इस प्रीफिक्स को, अब इसकी राउटिंग टेबल में जो प्रीफिक्स है उसको एडवर्टाइज कर रहा होगा R3 की तरफ। तो 10.0.0.0/8 वाया R2 क्या कर लेगा, ये भी इंस्टॉल कर लेगा। बात आ रही है समझ में। और अब देखो, इससे ऑटोमेटिक समराइजेशन इनेबल होने से बेनिफिट क्या हो गया, बेनिफिट एक ये हो गया कि अगर पहले यहाँ पे कितने प्रीफिक्सेस थे, ये 3 प्रीफिक्सेस थे, तो इसकी राउटिंग टेबल में कितने प्रीफिक्सेस आते हैं, R2 की राउटिंग टेबल में 3 इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस आते। अरे प्रॉब्लम अगर क्या होती, ये अगर समराइज करके नहीं भेजता, अगर R1 इन प्रीफिक्सेस को समराइज करके नहीं भेज रहा होता, तो इंडिविजुअल भेज रहा होता। कैसे भेज रहा होता वो, अगर मैं यहाँ पे ऑटो समरी क्या कर दूं, डिसेबल कर दूं,
अगर हम लोग ऑटो समरी को डिसेबल करते हैं तो R1 इन तीनों प्रीफिक्सेस को इंडिविजुअल भेज रहा होगा। R2 की राउटिंग टेबल में 3 इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस इंस्टॉल होंगे, R3 की राउटिंग टेबल में भी 3 इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस इंस्टॉल होंगे। अब ये तो 3 प्रीफिक्सेस है, ऐसा भी तो हो सकता था R1 के पास में यहाँ पे 100 प्रीफिक्सेस हो ये सब नेटवर्क, तो ये इनकी राउटिंग टेबल में 100 प्रीफिक्सेस इंस्टॉल होंगे R2 की राउटिंग टेबल में भी और R3 की राउटिंग टेबल में भी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इनकी जो राउटिंग टेबल का जो साइज है वो बहुत बढ़ जाएगा ना, प्रॉब्लम है ना ये, इनकी राउटिंग टेबल का साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए यहाँ पे ऑटो समरी क्या रखा हुआ है, इनेबल रखा हुआ है। तो ऑटो समरी इनेबल है तो R1 की राउटिंग, R2 की राउटिंग टेबल में और R3 की राउटिंग टेबल में सिर्फ कितने प्रीफिक्सेस आ रहे हैं, सिर्फ एक ही प्रीफिक्स आ रहे हैं। तो राउटिंग टेबल का साइज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अरे राउटिंग टेबल का साइज जो है वो रिड्यूस हो गया ना। अगर यहाँ पे अब 100 प्रीफिक्सेस होंगे तो R1 पे उन 100 प्रीफिक्सेस को वो समराइज करके भेज रहा होगा, एक सिंगल समरी एड्रेस में भेज रहा होगा। तो इनकी राउटिंग टेबल में एक ही की प्रीफिक्स आएंगे, R2 की राउटिंग टेबल में और R3 की राउटिंग टेबल में। तो इनका डेटाबेस क्या हो जाएगा, राउटिंग टेबल का साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बात आ रही है मेरी समझ में? लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, प्रॉब्लम तब आएगी लाइक फॉर एग्जांपल जब मैं पहले वाला सिनेरियो लेता हूँ, R4 है, ऑटो समरी क्या है, इनेबल्ड है, तो प्रॉब्लम क्या आ सकती है इसमें वो बात कर लेते हैं। और R4 भी इस तरह से यहाँ पे कनेक्टेड है R3 से, तो यहाँ पे भी एक प्रीफिक्स है, कौन सा, 10.1.4.0/24 का। तो यहाँ पे भी ऑटो समरी इनेबल्ड है, तो ये इसको कैसे एडवर्टाइज कर रहा होगा, बाय डिफॉल्ट ये समराइज करके भेज रहा होगा इसको। तो इसका समरी एड्रेस क्या है, 10.0.0.0/8। तो अब R3 जो है राउटिंग टेबल में कौन सा इंस्टॉल करेगा, इसको अब सेम प्रीफिक्स जो है वो वाया R4 भी रिसीव हो रहा है, अब सेम प्रीफिक्स जो है वाया R3 भी रिसीव हो रहा है। अब प्रीफिक्स लेंथ दोनों की क्या है इस बार, सेम है। तो अब ये क्या देखेगा, एडी वैल्यू सेम होगी, देन वो क्या देखेगा, मैट्रिक किसकी लोअर होगी, लाइक वाया R4 मैट्रिक क्या लोअर है, तो अपनी राउटिंग टेबल में वाया R4 पाथ क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा। तो अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम वही आ गई जैसे क्लासफुल वाली प्रॉब्लम थी। क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करते थे, क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो इनको वो कैसे भेज रहा होता था, जब शेयर कर रहा होता था तो स्लैश वैल्यू नहीं लगा के भेजता था। तो ये वाला राउटर उसको क्या करता था, डिफॉल्ट क्लास से इंस्टॉल कर लेता था, है ना। और ये क्या कर रहा है, ये डिफॉल्ट क्लास का बना के भेज रहा है इसको। बात तो एक ही हो गई, अरे बात तो एक ही हो गई। वहां पे क्या था, वहां पे ये तीनों को इंडिविजुअल भेज रहा था, लेकिन ये सभी को क्या कर रहा था, डिफॉल्ट क्लास पे इंस्टॉल कर रहा था, क्योंकि सबनेट मास्क तो लग के आ नहीं रहा था। और ये क्या कर रहा है इस बार R1 क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल में खुद क्या कर रहा है, डिफॉल्ट क्लास का बना के भेज रहे हैं। तो क्लासफुल में और क्लासलेस में फिर डिफरेंस क्या रह गया, प्रॉब्लम है ना यहाँ पे। अब प्रॉब्लम सेम ही आएगी अगर R3 के पीछे कोई लैन यूजर है जिसने कम्युनिकेट करना है किसको, 10.1.4.1 को, ये अपना राउटिंग टेबल कब करेगा, ये ट्रैफिक किसको भेज देगा, R4 को, इससे तो कम्युनिकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर इस यूजर ने कम्युनिकेट करना है 10.1.1.1 को, पैकेट आएगा R3 के पास में, R3 अपना राउटिंग टेबल कब करेगा, ट्रैफिक किसको भेज देगा, R4 की तरफ। 10.1.1.1 है क्या, पैकेट वहां पे जाके क्या हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे। तो R3 के पीछे जो लैन यूजर अटैच्ड है वो इन नेटवर्क को कभी कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे क्या, कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे होंगे। तो फिर तो प्रॉब्लम होगी ऑटो समरी की वजह से। तो हम लोग ऑटो समरी हमेशा क्या करेंगे, डिसेबल कर देंगे। ऑटो समरी को क्या कर देंगे हम लोग, डिसेबल कर देंगे। और जब हम लोग ऑटो समरी को डिसेबल करेंगे तो ये जो राउटर है अब उनको समराइज करके नहीं भेज रहा होगा, राउटर कैसे भेजेगा, इंडिविजुअल भेज रहा होगा ना, 10.1.1.0/24। हमने ऑटो समरी को यहां से क्या कर दिया, हमने ऑटो समरी को यहाँ पे क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया। तो ये अब समराइज करके नहीं भेज रहा होगा, अब ये कैसे भेज रहा होगा, 10.1.2.0/24, 10.1.3.0/24। तो इसके पास में 3 इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस आ रहे हैं, तो ये अपनी राउटिंग टेबल में तीनों को इंस्टॉल कर लेगा। सर अगर 100 नेटवर्क्स होंगे तो फिर, अरे इंडिविजुअल भेजेगा, 100 हो 200 हो, ठीक है। 10.1.3.0/24 वाया किसके थ्रू, R1 राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा। और R2 क्या करेगा, इन अपनी राउटिंग टेबल जो सारे प्रीफिक्सेस है वो शेयर कर रहा होगा R3 के साथ में।
R3 के पास में 3 प्रीफिक्सेस आ रहे होंगे, कौन कौन से? ये तीनों प्रीफिक्सेस जो हैं वो R2 किसको शेयर कर रहा होगा? R3 को भी शेयर कर रहा होगा। तो R3 की राउटिंग टेबल में भी ये तीनों इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस आ जाएंगे, 10.1.1.0/24। अब सेम प्रीफिक्स तो नहीं आ रहा ना, तीनों अलग अलग प्रीफिक्सेस आ रहे हैं, तो तीनों को ही क्या करेंगे ये राउटर राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेंगे वाया R1 वाया R1 वाया R1। ये अपनी राउटिंग टेबल बनाएगा इस तरह से, है ना। और R4 भी अपना प्रीफिक्स जो है वो इंडिविजुअल दे रहा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑटो समरी क्या कर दी, सभी राउटर पे डिसेबल कर दी। और क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल तो है ही ये, तो स्लैश वैल्यू भी लगा के भेजेगा ही /24। तो अब ये इस बार इंडिविजुअल एक अलग प्रीफिक्स आ रहा है ना, ये भी अब ये सेम प्रीफिक्स वाया R2 तो नहीं आ रहा ना, तो इसको भी राउटिंग टेबल में क्या कर लेगा, वाया R4 इंस्टॉल कर लेगा। अब कम्युनिकेट करना है इस यूजर ने किसको, 10.1.1.1 को पैकेट आएगा R3 के पास में, R3 अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, 10.1.1.1 जो है वो इसमें मैच हो जाएगा, ट्रैफिक R2 की तरफ भेज देगा। ट्रैफिक किसकी तरफ भेज देगा, R2 की तरफ। R2 अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, इसमें मैच हो जाएगा, ये R1 की तरफ भेज देगा, कम्युनिकेशन होने लग जाएगा। अगर इस यूजर ने कम्युनिकेट करना है किसको, 10.1.4.1 को पैकेट आएगा R3 के पास में, R3 अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, वो किस में मैच हो रहा है, इसमें मैच होगा ना, ट्रैफिक किसको भेज देगा, R4 की तरफ, और कम्युनिकेशन होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रॉब्लम आएगी क्या अभी कोई, तो अब कम्युनिकेशन होना क्या हो गया हमारा, स्टार्ट हो गया ना। तो हम लोग ऑटो समरी क्या करेंगे, डिसेबल रखेंगे। लेकिन अगर हम लोग ऑटो समरी को डिसेबल रख देंगे तो R3 की राउटिंग टेबल, ये जो राउटर्स है इनकी राउटिंग टेबल का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ऐसा हो सकता है यहाँ पे कितने प्रीफिक्सेस हैं, भाई फोन से बाहर आ जा, साइलेंट कर दे इसको, ठीक है। इसकी राउटिंग टेबल में कितने प्रीफिक्सेस हैं, लाइक अगर यहाँ पे 100 प्रीफिक्सेस होते, ठीक है, तो R2 की राउटिंग टेबल में और R3 की राउटिंग टेबल में कितने प्रीफिक्सेस आ रहे होते, 100 ना, तो इनकी राउटिंग टेबल का साइज बढ़ जाता, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑटो समरी, देखो हम लोग यहाँ पे ऑटो समरी तो क्या रखेंगे, हमेशा डिसेबल रखेंगे। ऑटो समरी क्यों डिसेबल रखेंगे, अगर हम लोग ऑटो समरी इनेबल कर देंगे तो प्रॉब्लम आ रही थी, कम्युनिकेशन होना क्या हो रहा था, अरे सबनेटिंग यूज कर रहे थे तो कम्युनिकेशन होना बंद हो गया था ना कुछ प्रीफिक्सेस के साथ में। ये जो राउटर है, ये जो यूजर है, वो इन नेटवर्क को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ऑटो समरी क्या थी, इनेबल थी ना। पहले ऑटो समरी क्या थी, इनेबल थी। तो ऑटो समरी को हमने क्या कर दिया, देखो ऑब्वियस ही बात है, हमारा कम्युनिकेशन तो होना चाहिए, तो कम्युनिकेशन करवाना है तो आपको ऑटो समरी को क्या करना पड़ेगा, डिसेबल करना पड़ेगा। ऑटो समरी को अगर मैं डिसेबल कर दूंगा तो इन राउटर्स की राउटिंग टेबल का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसकी R3 की राउटिंग टेबल में, R2 की राउटिंग टेबल में कितने प्रीफिक्सेस आ रहे होंगे, लाइक R1 के पीछे जो ये प्रीफिक्सेस है मेरे, लाइक 100 सबनेट्स हैं, कितने हैं, 100 सबनेट्स हैं। तो R2 की राउटिंग टेबल में, R3 की राउटिंग टेबल में, R4 की राउटिंग टेबल में कितने प्रीफिक्सेस आएंगे, 100 प्रीफिक्सेस आएंगे, तो इनकी राउटिंग टेबल का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ऑटो समरी को मैं क्या कर दूंगा, अगर इनेबल कर दूंगा तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, तो कम्युनिकेशन तो हमें चाहिए, तो ऑटो समरी को तो क्या रखना पड़ेगा, हमें डिसेबल रखना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है, राउटिंग टेबल का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो इसकी राउटिंग टेबल का साइज अब हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो राउटिंग टेबल का साइज रिड्यूस करने के लिए अब हमारे पास में क्या है, ऑटो समरी तो डिसेबल है ही, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैनुअल समराइजेशन याद है तुम लोगों को, मैंने समराइजेशन बताई थी तुम लोगों को। हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों सबनेट का एक समरी एड्रेस निकालेंगे। इन तीनों एड्रेस का समरी एड्रेस क्या निकलेगा, बताना मुझे, 10.1.0.0/22 निकलेगा। तो ये हमने क्या करना है, इन सभी का समरी एड्रेस निकाल देना है। अरे जो लोअर वाला है, जो हायर वाला है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है। जितनी बिट्स कॉमन है उनको कंसीडर करेंगे, बाकी सारे जीरो, तो डेसिमल वैल्यू आ जाएगी हमारी, वो एड्रेस आ जाएगा सबनेट, और जितनी बिट कॉमन है वो आपकी स्लैश वैल्यू आ जाएगी, है ना। ऐसे ही समरी एड्रेस निकाला था हमने, तो इनका एक ये क्या निकल जाएगा, एक समरी एड्रेस निकल जाएगा। और ये समरी एड्रेस जो है हम लोग इस इंटरफेस से क्या कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। इस इंटरफेस से क्या समरी एड्रेस फॉरवर्ड कर देंगे, 10.1.R1 से हम लोग R2 की तरफ क्या भेज देंगे, एक समरी एड्रेस भेज देंगे 22।
तो यहाँ पे एक 10.1.0.0/22 का प्रीफिक्स आएगा वाया किसके थ्रू, R1 राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा, और R2 अपनी राउटिंग टेबल के प्रीफिक्स से शेयर कर रहा होगा किसकी तरफ, R3 की तरफ। तो R3 के पास में 10.1.0.0/22 वाया R2 इंस्टॉल कर लेगा अपनी राउटिंग टेबल में, और अब इसको यहाँ से ये इंडिविजुअल प्रीफिक्स रिसीव हो रहा होगा, तो 10.1.4.0/24 अपनी राउटिंग टेबल में क्या कर लेगा, वाया R4 इंस्टॉल कर लेगा। राउटिंग टेबल का साइज क्या हो गया, रेड्यूस। अरे हम इन तीनों को हमने समरी एड्रेस निकाल के इनका एक समरी एड्रेस बना के भेज दिया किसकी तरफ, R2 की तरफ। तो अब वो इंडिविजुअल तो भेजेगा नहीं, है ना। तो हमने क्या किया, ये मैनुअली क्या किया हमने, ऑटोमेटिकली नहीं कर रहा वो समराइजेशन, हमने यहाँ पे क्या किया, मैनुअली एक समरी एड्रेस निकाल लिया इनका, और मैनुअली समरी एड्रेस निकाल के इस इंटरफेस से भेज दिया। ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो अब अगर इस लैन यूजर ने कम्युनिकेट करना है किसको, 10.1.1.1 को, तो 10.1.1.1 जो है उसमें मैच हो जाएगा, पैकेट भेज देगा R2 की तरफ, कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, R2 R1 को भेज देगा। अगर इसने कम्युनिकेट करना है 10.1.4.1 को, तो किस में मैच होगा, ये वाया R4 ट्रैफिक R4 की तरफ भेज देगा, कम्युनिकेशन भी होना स्टार्ट हो जाएगा, और राउटिंग टेबल का साइज भी क्या हो गया, रेड्यूस हो गया। बात आ रही है समझ में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑटो समरी तो हम लोग हमेशा डिसेबल रखेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबनेटिंग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग वहां पे क्या कर सकते हैं, राउटिंग टेबल का साइज फिर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो राउटिंग टेबल का साइज रिड्यूस करने के लिए हमारे पास में क्या है, मैनुअल समराइजेशन। तो हम लोग मैनुअल समराइजेशन परफॉर्म करके क्या करेंगे, राउटिंग टेबल का साइज क्या करवा देंगे, रिड्यूस करवा देंगे। बात आगे समझ में, किसको नहीं समझ में आया, हटा दूं इसको। तो EIGRP क्या है, एक क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। ये जब भी अपना प्रीफिक्स शेयर करेगा अपने नेबर के साथ में, तो हमेशा साथ में सबनेट मास्क लगा के भेजेगा। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑटो समरी क्या होती है, इनेबल्ड होती है। तो बाय डिफॉल्ट वो समराइज करके भेज रहा होता है, क्लास फुल बना के भेज रहा होता है /8 पे। तो ऑटो समरी हम लोग क्या कर देंगे, डिसेबल कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ सिस्को iOS किसकी, अगर iOS 15.0 और अबव है तो ऑटो समरी उसमें क्या होती है, बाय डिफॉल्ट ही डिसेबल होती है। तो आजकल जो हमारे iOS आ रहे हैं उनमें ऑटो समरी क्या होती है, डिसेबल होती है। जो रिसेंट जो iOS आ रहे हैं 15.0 के बाद में जो भी आ रहे हैं, क्लियर। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बता दो अभी भी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं हम लोग। जो EIGRP है वो एक ड्यूअल एल्गोरिदम यूज करता है ना। इससे पहले ना, ड्यूअल से पहले कुछ और चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें लिखना इट यूजेस मल्टीकास्ट एड्रेस। कौन सा मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है ये, 224.0.0. ये 224.0.0.10 एड्रेस यूज कर रहा होता है। इट यूजेस प्रोटोकॉल नंबर। कौन सा प्रोटोकॉल नंबर यूज करता है ये, 88। ये एक प्रोटोकॉल नंबर यूज कर रहा होता है 88। अब इनसे क्या मतलब है वो बात कर लेते हैं। देखो यार, दो राउटर अटैच्ड है हमारे पास में, R1 एंड R2। ये दो राउटर अटैच्ड हैं, ठीक है, और इन दोनों राउटर पे EIGRP चल रहा है। तो तुम सभी को पता ही है EIGRP क्या करता है, एक हेलो मैसेज भेज रहा होता है आफ्टर एवरी 5 सेकेंड, आफ्टर एवरी
5 सेकंड क्या भेजता है, एक हेलो मैसेज भेजता है ना। हम लोग डिस्कस करेंगे हेलो मैसेज को डिटेल से, ठीक है। देखो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे एक EIGRP प्रोटोकॉल रहेगा, और EIGRP प्रोटोकॉल क्या करते हैं, लेयर 3 के ऊपर EIGRP प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है। ये कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है, लेयर 3 प्रोटोकॉल है। तो ये क्या करेगा, अपना एक हेलो मैसेज क्या करेगा, जनरेट करेगा। EIGRP ने क्या किया, हेलो मैसेज जनरेट किया लेयर 3 पे, और ये लेयर 3 पे ये किसको हैंडओवर कर देगा, ये L3 पे EIGRP ने क्या किया, एक हेलो मैसेज इनकैप्सुलेट किया, और ये लेयर 3 पे ही हैंडओवर कर देता है किसको, IP प्रोटोकॉल को। किसको, IP प्रोटोकॉल को। और IP प्रोटोकॉल जो है वो IP प्रोटोकॉल को यहाँ पे क्या दिया इसने, एक हेलो मैसेज दिया, किसने, EIGRP ने। और EIGRP क्या करेगा, सॉरी IP प्रोटोकॉल क्या करेगा, यहाँ पे एक IP हेडर ऐड करेगा ना। अरे लेयर 3 पे IP प्रोटोकॉल हमेशा क्या करेगा, एक IP हेडर ऐड करते हैं, तो जिसमें सोर्स IP एड्रेस क्या रखेगा, लाइक यहाँ पे सोर्स IP है 12.1.1.1 और इसका IP है 12.1.1.2, तो सोर्स IP एड्रेस रख लेगा 12.1.1.1 और डेस्टिनेशन IP एड्रेस क्या रखेगा 224.0.0.10 और यहाँ पे एक प्रोटोकॉल फील्ड भी होगी। प्रोटोकॉल फील्ड में नंबर क्या ऐड कर देगा। अब कौन इसको हैंडओवर कर रहा है, EIGRP हैंडओवर कर रहा है ना IP प्रोटोकॉल को। ये पेलोड किसने हैंडओवर किया, EIGRP ने। तो EIGRP का प्रोटोकॉल नंबर ऐड कर देगा कितना, 88। तो IP प्रोटोकॉल ने लेयर, देखो EIGRP ने लेयर 3 पे हेलो मैसेज जनरेट किया, और ये हेलो मैसेज जनरेट करके EIGRP ने लेयर 3 पे ही एक IP प्रोटोकॉल काम कर रहा है। IP प्रोटोकॉल को हैंडओवर कर दी इन्फॉर्मेशन, और IP प्रोटोकॉल ने क्या किया, अपना एक हेडर ऐड करके ये पैकेट इनकैप्सुलेट कर लिया। EIGRP ने क्या किया, एक हेलो मैसेज इनकैप्सुलेट किया, और लेयर 3 पे IP प्रोटोकॉल ने क्या कर दिया, एक पैकेट उसके साथ में एक IP हेडर अटैच करके एक पैकेट इनकैप्सुलेट कर दिया। और अब ये IP प्रोटोकॉल इस मैसेज को हैंडओवर कर देगा किस लेयर को, लेयर 2 को। और लेयर 2 पे क्या रिसीव हुआ, एक पैकेट। तो लेयर 2 पे क्या होगा, अब एक इथरनेट हेडर ऐड होगा। लेयर 2 पे किसको हैंडओवर करेगा, ये ARPA प्रोटोकॉल को। तो ARPA प्रोटोकॉल यहाँ पे क्या करेगा, एक इथरनेट हेडर ऐड कर देते हैं, और इस इथरनेट हेडर में सोर्स मैक एड्रेस क्या रहेगा, लाइक इस इंटरफेस का मैक एड्रेस A मान के चल रहा हूँ, और इस इंटरफेस का मैक एड्रेस मैं B मान के चल रहा हूँ। तो सोर्स मैक एड्रेस तो A ऐड कर देगा, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या ऐड करेगा, तो देखेगा डेस्टिनेशन IP एड्रेस क्या है, मल्टीकास्ट। तो ये जो मैक एड्रेस भी ऐड करेगा वो एक मल्टीकास्ट मैक एड्रेस ऐड करेगा। क्या ऐड करेगा, एक मल्टीकास्ट मैक एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे टाइप कोड में क्या ऐड कर देगा, अब ये इन्फॉर्मेशन जो ये पैकेट जो हैंडओवर किया, ये जो पेलोड हैंडओवर किया, वो कौन से प्रोटोकॉल ने हैंडओवर किया है, IP प्रोटोकॉल ने। तो टाइप कोड में IP प्रोटोकॉल का टाइप कोड क्या कर देगा, ऐड कर देगा 0x0800। और ये फिर इंफॉर्मेशन किसको हैंडओवर कर देगा, ARPA प्रोटोकॉल लेयर 1 पे। लेयर 1 पे किसको, इस इथरनेट पोर्ट को। बात आ रही है समझ में। तो लेयर 1 पे किसको हैंडओवर कर दिया, इथरनेट पोर्ट को। तो इथरनेट पोर्ट का क्या काम रहेगा, इथरनेट पोर्ट को क्या रिसीव हुआ, फ्रेम। अरे ये फ्रेम इनकैप्सुलेट हो गया था ना, ये क्या था, फ्रेम था। तो ARPA प्रोटोकॉल ने ये फ्रेम को हैंडओवर कर दिया किसको, लेयर 1 को। तो लेयर 1 पे क्या रिसीव हुआ, एक फ्रेम। तो ये इथरनेट को हैंडओवर किया ना, इथरनेट पोर्ट को, तो फ्रेम रिसीव हुआ। और इथरनेट पोर्ट का क्या काम रहेगा, इस फ्रेम को बिट्स में क्या कर देना, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, और फिजिकल मीडिया पे क्या कर देना, प्लेस कर देना। और अब इस राउटर को यहाँ पे इस इथरनेट पोर्ट पे क्या रिसीव होंगी, ये बिट्स। अब इस इथरनेट पोर्ट का क्या काम रहेगा, इन बिट्स को फ्रेम में कन्वर्ट करके हैंडओवर कर देना कौन सी लेयर को, लेयर 2 को। और लेयर 2 पे कौन से प्रोटोकॉल को, ARPA प्रोटोकॉल को। अब ARPA प्रोटोकॉल क्या करेगा, यहाँ पे ARPA प्रोटोकॉल क्या कर रहा था, ये फ्रेम इनकैप्सुलेट कर रहा था ना। अब यहाँ पे क्या करेगा, फ्रेम को डीकैप्सुलेट करेगा ना। तो ये क्या करेगा, इस फ्रेम को यहाँ से, ये इथरनेट हेडर को यहाँ से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। जब रिमूव कर देगा वो देखेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या मल्टीकास्ट है, तो लेयर 2 पे क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो जो बचा हुआ पेलोड है वो किसको हैंडओवर करना है, वो चेक करेगा टाइप कोड में। तो किसका टाइप कोड, IPv4 का। तो लेयर 3 को हैंडओवर कर देगा किस पे, किसको, कौन से प्रोटोकॉल को, IPv4 प्रोटोकॉल को। क्या,
पैकेट। अब पैकेट रिसीव हुआ यहाँ पे लेयर 3 पे आईपी प्रोटोकॉल को, और आईपी प्रोटोकॉल का यहाँ पे क्या काम था, R1 पे ये पैकेट इनकैप्सुलेट करना, और वहाँ पे पैकेट को क्या करेगा, डीकैप्सुलेट करेगा। तो ये पैकेट डीकैप्सुलेट करेगा तो आईपी हेडर क्या करेगा, वहाँ पे ऐड किया था, यहाँ पे आईपी हेडर क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो जो बचा हुआ पेलोड है वो किसको हैंडओवर करना है, वो चेक करेगा प्रोटोकॉल फील्ड में, और प्रोटोकॉल फील्ड में सॉरी यहाँ पे पहले चेक करेगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, मल्टीकास्ट। तो लेयर 3 पे क्या कर लेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा। देन चेक करेगा ये जो पेलोड बचा हुआ है वो किसको हैंडओवर करना है, वो चेक करेगा प्रोटोकॉल फील्ड में। प्रोटोकॉल फील्ड में नंबर किसका है, ये 88 किसका है, EIGRP का। तो इस राउटर पे क्या चल रहा होगा, यहाँ पे लेयर 3 पे EIGRP प्रोटोकॉल चल रहा होगा। EIGRP प्रोटोकॉल को ये पेलोड हैंडओवर कर देगा, और इसको ये हेलो मैसेज क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। बात आ गई समझ में। तो प्रोटोकॉल नंबर किस लिए यूज होता है पता चला। उसको सामने वाले डिवाइस को कैसे पता चलेगा कि ये जो मैसेज है वो EIGRP के लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है। बात आ रही है समझ में, क्लियर है इतनी चीज। और ये एक मल्टीकास्ट एड्रेस यूज कर रहा होता है 224.0.0.10। क्लियर है इतनी चीज, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं EIGRP जो है वो एक ड्यूअल एल्गोरिदम, एक ड्यूअल एल्गोरिदम यूज करता है फॉर बेस्ट पाथ सिलेक्शन। इट यूजेस ड्यूअल एल्गोरिदम फॉर बेस्ट पाथ सिलेक्शन। तो एक ड्यूअल एल्गोरिदम को यूज करता होता है, और ड्यूअल एल्गोरिदम क्या है अब वो बात कर लेते हैं, ठीक है। ड्यूअल स्टैंड फॉर डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम। ये एक ड्यूअल एल्गोरिदम यूज कर रहा होता है EIGRP बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए, ठीक है। और जो ये ड्यूअल एल्गोरिदम है ना, इसमें ये 4 कंपोनेंट यूज कर रहा होता है। उन चारों कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट यूज करता है ये, एक होता है यहाँ पे, एक होती है FD, एक होती है RD बोल दो, AD बोल दो, एक ही बात है। FD स्टैंड फॉर फिजिबल डिस्टेंस, RD स्टैंड फॉर रिपोर्टेड डिस्टेंस। कुछ इसको AD भी बोलते हैं, एडवर्टाइज्ड डिस्टेंस। मैं यहाँ पे AD कॉल नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे इसको AD कॉल करेंगे तो फिर इस वाली ADP और जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस पढ़ी थी उसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कॉल कर रहा हूँ, इसको RD कॉल कर रहा हूँ। आप इसको AD भी कॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। AD स्टैंड फॉर एडवर्टाइज्ड डिस्टेंस। एक होता है यहाँ पे सक्सेसर और एक होता है फिजिबल सक्सेसर। तो इन चारों कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। देन पता चल जाएगा ड्यूअल कैसे काम कर रहा होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं FD और RD के बारे में। FD क्या है और RD क्या है, ठीक है। देखो क्या होता है यहाँ पे, 3 राउटर अटैच्ड हैं, R1, R2 एंड R3। ये 3 राउटर अटैच्ड हैं और R3 के पीछे एक स्विच के साथ में एक यहाँ पे लैन नेटवर्क है। कौन सा, 10.1.1.0/24 का, ठीक। इन सभी राउटर पे चल रहा है EIGRP, ठीक है ना। तो अब क्या होगा यहाँ पे, ये जो राउटर है ना ये एक FD कैलकुलेट करेगा। FD क्या होती है, टोटल मैट्रिक
फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। आरडी क्या होती है? मैट्रिक फ्रॉम, टोटल मैट्रिक फ्रॉम नेबर टू डेस्टिनेशन। एफडी का क्या मतलब होता है? टोटल मैट्रिक फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। आरडी का मतलब क्या होता है? मैट्रिक फ्रॉम, टोटल मैट्रिक फ्रॉम नेबर टू डेस्टिनेशन। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे R3 जो है ना, R3 अपनी एक एफडी कैलकुलेट करेगा। एफडी क्या होती है? R3 के पास में एक प्रीफिक्स है, कौन सा? 10 का प्रीफिक्स है, जो कि क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये क्या करेगा? ये R3 इस प्रीफिक्स तक जाने के लिए अपनी एक एफडी कैलकुलेट करेगा, मैट्रिक कैलकुलेट करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफडी। ठीक है, तो एफडी क्या निकल के आएगी? ये फॉर्मूला यूज करेगा, वही डिवाइडेड बाय लिस्ट बैंडविड्थ, लाइक 100 Mbps का लिंक है, तो 100 को ये किस में रखता है? ये kbps में रखता है, प्लस क्यूमुलेटिव डिले कितना है यहाँ पे? फास्ट इथरनेट लिंक है, तो कितना हो गया? डिवाइडेड बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 256 इक्वल टू क्या आ जाएगी? मैट्रिक। इक्वल टू क्या आ जाएगी? मैट्रिक। एक एफडी आ जाएगी, अपनी एफडी कैलकुलेट करेगा इस तरह से। लाइक लेट्स सपोज इसने अपनी एफडी कैलकुलेट कर ली 100, और एफडी क्या होती है? सोर्स टू डेस्टिनेशन तक जाने की टोटल मैट्रिक। और आरडी क्या होती है? नेबर टू डेस्टिनेशन मैट्रिक क्या होती है? आरडी। तो अब देखो, मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, इसको ये जो प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है 10 वाला, कोई नेबर से रिसीव हो रहा है क्या? नहीं। तो ये कभी जो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर है ना, अगर कोई डायरेक्टली कनेक्टेड प्रीफिक्स है कोई राउटर पे, तो वो राउटर कभी भी आरडी कैलकुलेट नहीं करेगा, वो सिर्फ क्या कैलकुलेट करेगा? एफडी। क्योंकि इसको ये प्रीफिक्स कोई नेबर से रिसीव नहीं हो रहा। और एफडी क्या होती है? मैट्रिक फ्रॉम नेबर टू डेस्टिनेशन। बात आ रही है समझ में? तो नेबर से तो रिसीव हो नहीं रही है, तो ये सिर्फ क्या कैलकुलेट करेगा? एफडी। ठीक है, और ये R3 इस प्रीफिक्स को एडवर्टाइज करवा रहा होगा किसकी तरफ? R2 की तरफ। तो R2 क्या करेगा? अब R2 भी दो चीजें कैलकुलेट करेगा, क्या? एक तो एफडी और एक आरडी। अच्छा, मुझे बताओ आरडी क्या थी? मैट्रिक फ्रॉम नेबर टू डेस्टिनेशन। मतलब इस नेबर से लेके इस डेस्टिनेशन तक जाने की जो मैट्रिक है वो क्या है? आरडी है। मतलब नेबर की जो एफडी है वो इसके लिए क्या होगी? आरडी। अरे बात आ रही है समझ में? नेबर की जो एफडी है वो इसके लिए क्या बन जाएगी? आरडी बन जाएगी। क्लियर है? और ये अपनी एफडी भी कैलकुलेट करेगा। अब एफडी कैसे कैलकुलेट करेगा? सेम वही फॉर्मूला यूज करेगा। ठीक है, लीस्ट बैंडविड्थ, लाइक ये 100 Mbps के लिंक है दोनों, तो 100 Mbps को kbps में रख लेगा ये, और इस वाले लिंक का डिले और इस वाले लिंक का डिले टोटल कितना हो गया? इक्वल टू क्या आ जाएगी? मैट्रिक एफडी आ जाएगी। बात आ रही है समझ में? तो इसकी एफडी कैलकुलेट हो जाएगी। मैं मान के चल रहा हूँ इसने एफडी कैलकुलेट कर ली 250 फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब R2 क्या करेगा? अपना ये जो प्रीफिक्स है R2 के पास में ये प्रीफिक्स रिसीव हो रहा होगा 10.1.1.0/24, इसकी राउटिंग टेबल में ये प्रीफिक्स रहेगा ना, है ना? अब R2 क्या करेगा? इस प्रीफिक्स को एडवर्टाइज करवा रहा होगा किसकी तरफ? R1 की तरफ। तो R1 के पास में जब प्रीफिक्स रिसीव हो रहा होगा तो R1 भी क्या करेगा? एक एफडी और एक, तो R1 की आरडी क्या बन जाएगी? आरडी क्या होती है? R1 के लिए नेबर टू डेस्टिनेशन जो मैट्रिक होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आरडी। नेबर से लेके डेस्टिनेशन तक जाने की जो टोटल मैट्रिक है वो क्या होगी? आरडी। मतलब R2 की जो एफडी है वो इसके लिए क्या हो जाएगी? आरडी। इसने आरडी कैलकुलेट कर ली। लेट्स सपोज इसने आरडी कैलकुलेट कर ली अपनी, ऑब्वियस ही बात है नेबर वाली एफडी ही क्या होगी? आरडी होगी। और अपनी एफडी भी कैलकुलेट करेगा, और एफडी कितनी कैलकुलेट कर ली? मैं मान के चल रहा हूँ इसने अपनी एफडी कैलकुलेट कर ली 350। ठीक है, ये इसने क्या कैलकुलेट कर ली? अपनी एफडी। अब क्या होता है यहाँ पे, एक और चीज मैं साथ में क्लियर कर दूं, टाइप्स ऑफ टेबल
इन EIGRP। EIGRP में टाइप्स ऑफ टेबल कौन कौन सी होती है, कितने टाइप की टेबल्स बनती हैं? एक होती है नेबर टेबल, एक होती है टोपोलॉजी टेबल, और एक होती है राउटिंग टेबल। ये 3 टेबल्स बनती हैं, ठीक है। बात आ रही है समझ में? तो देखो यहाँ पे R1 ने अपनी एक नेबर टेबल बना रखी होगी। नेबर टेबल में क्या इंफॉर्मेशन होगी? R1 ने अपनी एक नेबर टेबल बनाई होगी ना, और नेबर टेबल में इंफॉर्मेशन क्या होगी कि मेरा एक नेबर है कौन, लाइक 12.1.1.2 मेरा क्या है, नेबर है, ठीक है। साथ में क्या बनाएगा अपनी एक, हम लोग नेबर टेबल के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। साथ में ये अपनी एक टोपोलॉजी टेबल बनाएगा। टोपोलॉजी टेबल में क्या इन्फॉर्मेशन रखेगा, इसके पास में एक प्रीफिक्स रिसीव हुआ है ना, कौन सा प्रीफिक्स रिसीव हुआ है? 10.1.1.0/24 तक जाने का। इसने क्या क्या चीजें कैलकुलेट करी है उस प्रीफिक्स तक जाने की? एक FD कैलकुलेट करी और एक RD। तो ये अपने पास में यहाँ पे क्या स्टोर करके रखेगा, FD रखेगा कितनी है 350, और साथ में यहाँ पे RD भी रखेगा कितनी है 250, और ये अपनी टोपोलॉजी टेबल बनाएगा, ठीक है। और एक ही प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, इसको ये टोपोलॉजी टेबल में रखेगा और इसको उठा के कहां पे रख देगा, राउटिंग टेबल में। और राउटिंग टेबल में कैसे रखेगा, 10.1.1.0/24 का जो प्रीफिक्स है। अब राउटिंग टेबल में एक तो यहाँ पे AD होती है, और स्लैश लगा के साथ में क्या दिखा रहा होता है, मैट्रिक। जो मैट्रिक दिखाएगा ना वो टोटल मैट्रिक दिखा रहा होगा, मतलब FD दिखा रहा होगा, कितनी है 350। और ये अपनी राउटिंग टेबल क्या कर लेगा, जनरेट कर लेगा। बात आ रही है समझ में? तो ड्यूअल जो है, एक तो ये 2 कंपोनेंट यूज कर रहा होता है, FD और RD। एक और होता है सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर। अब मैं इन दोनों को कंबाइन करके तुम्हें क्लियर करता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा कि ड्यूअल कैसे काम करता है, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन करके देख लेते हैं हम लोग। ये 2 कंपोनेंट और रह गए हमारे पास में, कौन से, सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर। सक्सेसर का क्या मतलब होता है, बेस्ट पाथ, और फिजिबल सक्सेसर का क्या मतलब होता है, सेकंड बेस्ट पाथ, या आप बोल सकते हो बैकअप पाथ, ठीक है। अब ये दोनों कंपोनेंट को कैसे यूज करेंगे वो देखो। अब मेरे पास में टोपोलॉजी कुछ इस तरह की है, R1 है हमारे पास में, यहाँ पे R2, R3 एंड R4, ये 4 राउटर अटैच्ड हैं। कुछ इस तरह से, और यहाँ पे एक प्रीफिक्स है, कौन सा, 10.1.1.0/24 का प्रीफिक्स है। तो R4 क्या करेगा, अब इन सभी राउटर पे क्या चल रहा है, EIGRP चल रहा है। तो R4 क्या करेगा, अब देखो सबसे पहले तो सभी राउटर क्या करेंगे, अपनी नेबर टेबल बनाएंगे। सभी राउटर की क्या बनेगी, नेबर टेबल बनेगी पहले। तो R1 की नेबर टेबल देख लेते हैं पहले, बाकियों की भी बनेगी। R1 पे मैं R1 के प्रोस्पेक्टिव से चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, R1 अपनी एक नेबर टेबल बनाएगा, और उस नेबर टेबल में इंफॉर्मेशन क्या रहेगी कि इसका एक नेबर है कौन, 12.1.1.2, और इसका एक और नेबर है कौन, लाइक 13.1.1.3। ये अपनी नेबर टेबल बनाएगा, ठीक है। ऐसे ही R4 भी अपनी नेबर टेबल बना रहा होगा, R2 भी अपनी नेबर टेबल बनाई होगी, और R3 भी अपनी नेबर टेबल बनाई होगी, ठीक है। R4 के पास में एक प्रीफिक्स है, ये वाला डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये क्या कैलकुलेट करेगा, अपनी FD। लेट्स सपोज इसने अपनी FD कैलकुलेट कर ली, कितनी, 100। क्या अपनी ये RD कैलकुलेट करेगा कभी? नहीं, क्योंकि ये नेबर से रिसीव नहीं हो रहा, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए कभी भी RD कैलकुलेट नहीं होती।
तो R4 क्या करेगा, इस प्रीफिक्स को शेयर कर रहा होगा किस किस के साथ में, अपने दोनों नेबर के साथ में। अपनी नेबर टेबल बना के रखेगा ना ये, तो देखेगा मेरा नेबर कौन है, R2 भी है और R3 भी है, तो इन दोनों के साथ में क्या कर देगा, इस प्रीफिक्स को शेयर करवा देगा। अब 10 का प्रीफिक्स जो है वो R2 को भी आ रहा है और R3 को भी आ रहा है, तो R2 क्या करेगा, 10 के प्रीफिक्स तक जाने के लिए दो चीजें कैलकुलेट करेगा, क्या क्या, FD और RD। ये FD क्या कैलकुलेट कर लेगा, इसकी FD क्या निकल के आएगी 100, सॉरी ये एक अपनी FD कैलकुलेट करेगा और एक RD कैलकुलेट करेगा। इसकी जो RD आएगी वो क्या आएगी 100, और इसने अपनी FD कैलकुलेट कर ली लाइक 250, ठीक है। ऐसे ही R3 के पास में भी 10 का प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, अरे इसके पास में ये 10 का प्रीफिक्स रिसीव हुआ है ना, 10.1.1.0/24, तो इस प्रीफिक्स तक जाने के लिए इसने एक FD और एक RD कैलकुलेट करी हुई है। ऐसे ही R3 भी क्या करेगा, R3 के पास में भी एक 10 का प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, तो ये यहाँ तक जाने के लिए ये भी क्या कैलकुलेट करेगा, एक FD और एक RD क्या आएगी इसकी, लेट्स सपोज इसकी FD आ गई कितनी 350, कितनी आ गई, लाइक यहाँ पे डिले ज़्यादा था जिसकी वजह से FD क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब ये क्या करेगा, R2 क्या करेगा, अपना प्रीफिक्स अपने इस नेबर के साथ में शेयर करेगा, और R3 भी ये प्रीफिक्स इस नेबर के साथ में शेयर कर रहा होगा। अब R1 के पास में एक 10.1.1.0/24 का जो प्रीफिक्स है वो वाया R2 भी आ रहा है, और 10.1.1.0/24 का जो प्रीफिक्स है वो वाया R3 भी आ रहा है, दोनों नेबर से रिसीव हो रहा है। तो ये दोनों नेबर बने हुए ना, दोनों नेबर से एक प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, तो R1 क्या करेगा, R1 दोनों तक जाने के लिए दो चीज़ें कैलकुलेट करेगा, एक तो FD और एक RD। इसकी FD क्या बनेगी, लाइक एक FD कैलकुलेट कर रहा होगा और एक RD, इसकी RD क्या बनेगी 250, और इसकी FD जो आगे मैं मान के चल रहा हूँ लाइक 400, ठीक है। और इसकी ये भी अपनी FD और एक RD कैलकुलेट करेगा, इसकी RD क्या निकल के आई 350, और इसकी FD मैं मान के चल रहा हूँ आगे 500। अरे ये मैट्रिक कैसे कैलकुलेट करेगा, FD और RD कैसे निकालेगा, वही फॉर्मूला यूज करके निकाल रहा होगा ना, इस वाले पाथ की और इस वाले पाथ की, बात आ रही है समझ में। तो ये आ गई 500। तो ये क्या करता है, अब बनाता है अपनी टोपोलॉजी टेबल। कौन बना रहा होता है, ड्यूअल एल्गोरिथम। कौन, ड्यूअल जो है ना वो अपनी एक टोपोलॉजी टेबल मेंटेन करता है। टोपोलॉजी टेबल में क्या इन्फॉर्मेशन रखेगा ये ड्यूअल, ये इन्फॉर्मेशन रखेगा क्या कि एक 10.1.1.0/24 का प्रीफिक्स रिसीव हुआ किससे, वाया R2 से, उसकी FD कितनी है 400 और उसकी RD कितनी है 250, ठीक है। एक 10.1.1.0/24 का एक प्रीफिक्स जो है वो रिसीव हो रहा है किससे, R3 से भी, और इसकी FD कितनी है 500 और RD कितनी है 350। ये क्या करेगा, इस तरह से अपनी एक टोपोलॉजी टेबल बनाएगा। और ये FD और RD ये सब कुछ कौन कैलकुलेट कर रहा होता है, कौन कैलकुलेट कर रहा होता है, ड्यूअल एल्गोरिथम, ठीक है। और टोपोलॉजी टेबल में ना दो चीजें रखेगा, एक तो रखेगा सक्सेसर, जो बेस्ट पाथ होगा वो क्या हो जाएगा सक्सेसर। सक्सेसर कौन सा होगा, जिसकी मैट्रिक क्या होगी FD कम होगी। अरे टोटल मैट्रिक R1 से इस प्रीफिक्स तक जाने की टोटल जो मैट्रिक है वाया इस पाथ से कम है या वाया इस वाले पाथ से कम है, वाया R2 टोटल मैट्रिक कितनी है 400, और वाया R3 टोटल मैट्रिक कितनी है 500। कौन सा पाथ बेस्ट है, तो ये वाला पाथ क्या बनेगा, ये अपने पास में इंफॉर्मेशन स्टोर रखेगा कि ये वाला पाथ क्या है सक्सेसर है, ठीक है। और ये एक बना के रखता है अपने पास में क्या, फिजिबल सक्सेसर रखता है अपने पास में, बैकअप पाथ साथ में रखता है। और जो सेकंड पाथ बनेगा ना, सेकंड जो पाथ रहेगा वो क्या बनेगा, वो फिजिबल सक्सेसर बनेगा। लेकिन वो फिजिबल सक्सेसर बनने की एक कंडीशन होती है, एक फिजिबिलिटी कंडीशन होती है। और फिजिबिलिटी कंडीशन क्या होती है, जो FD जो है ऐसे लिखो, RD जो है वो लेस होनी चाहिए किससे, FD ऑफ सक्सेसर। कंडीशन होती है
जो सेकंड पाथ है ना वो बैकअप पाथ बनेगा या नहीं बनेगा। देखो ये अपना EIGRP क्या करता है, टोपोलॉजी टेबल में दो पाथ स्टोर करके रखता है। कौन कौन से, एक तो सक्सेसर रखेगा जो बेस्ट पाथ होगा, और एक रखेगा क्या, फिजिबल सक्सेसर जो कि क्या होगा, सेकंड बेस्ट पाथ होगा। जो बैकअप पाथ होगा उसको भी रखेगा। तो जो बैकअप पाथ है, जो सेकंड बेस्ट पाथ है, अब ये देखो ये तो क्या बन गया हमारा बेस्ट पाथ, कौन सा बन गया, वाया R2 क्या बन गया, बेस्ट पाथ बन गया, क्योंकि उसकी टोटल मैट्रिक कितनी है 400। और जो ये सेकंड वाला पाथ है ना, कौन सा, ये वाला पाथ, ये बैकअप पाथ बनेगा या नहीं बनेगा, उसकी एक फिजिबिलिटी कंडीशन होती है। क्या होती है फिजिबिलिटी कंडीशन, जो बैकअप पाथ जो बनने जा रहे हैं उसकी जो RD जो है वो सक्सेसर की FD से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी वो क्या बनेगा, तभी वो फिजिबल सक्सेसर बनेगा, अदरवाइज फिजिबल सक्सेसर नहीं बनेगा। अगर इसकी RD कितनी होती, अगर इसकी RD 400 होती तब भी नहीं बनता वो फिजिबल सक्सेसर, या 400 से ज्यादा होती। ठीक है, तो ये फिजिबल सक्सेसर बनेगा ना, तो इसको भी क्या रखेगा, इसको भी कहां पे स्टोर रखेगा, टोपोलॉजी टेबल में। अगर ये फिजिबल सक्सेसर नहीं बनता, ये फिजिबिलिटी कंडीशन में मैच नहीं होता, तो अपनी टोपोलॉजी टेबल में स्टोर करके नहीं रखता इसको। अरे टोपोलॉजी टेबल में रखता ही नहीं इसको। फिर ये अगर इसकी FD क्या हो जाती, ज्यादा हो जाती सक्सेसर की, सॉरी इसकी RD क्या हो जाती, ज्यादा हो जाती किससे, किससे, हाँ सक्सेसर की FD से। बात आ रही है समझ में। तो ये जो है सेकंड वाला पाथ क्या बन गया हमारा, फिजिबल सक्सेसर बन गया। और अब ये क्या करेगा, अब ड्यूल एल्गोरिदम क्या करती है, एक सक्सेसर कैलकुलेट करती है और एक फिजिबल सक्सेसर कैलकुलेट करती है। ठीक है, और फिर क्या करता है वो अपनी राउटिंग टेबल बनाती है। ड्यूल क्या करेगा, अपनी राउटिंग टेबल बनाएगा, और वो क्या करेगा, राउटिंग टेबल में कौन सा पाथ इंस्टॉल कर देगा, 10.1.1.0/24। AD दिखा रहा होगा एक कितनी 90, और यहाँ पे मैट्रिक, टोटल मैट्रिक किसकी 400, और वाया किसके थ्रू, वाया R2 अपनी राउटिंग टेबल में इस पाथ को क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा। अब R1 के पीछे कोई लैन यूजर है जिसने कम्युनिकेट करना है किसको, 10.1.1.1 को, तो ट्रैफिक किसको लुकअप करके फॉरवर्ड होता है हमेशा, राउटिंग टेबल को लुकअप करके। और इसकी राउटिंग टेबल में 10.1.1.1 तक जाना है, तो पाथ वाया किसके थ्रू है, वो R2 को भेज देगा, और R2 किसको भेज देगा, R4 को। तो सारा का सारा ट्रैफिक किससे जा रहा होगा, R2 से। तो यहाँ पे जो EIGRP जो है वो अपना बैकअप पाथ क्या करता है, कैलकुलेट करके रखता है। अब ये अगर नेबर डाउन हो गया, इनके बीच की नेबरशिप क्या होगी, डाउन हो गई, तो ये क्या करेगा, इस सक्सेसर को अपनी राउटिंग टेबल, टोपोलॉजी टेबल से क्या कर देगा, हटा देगा, और इसको भी क्या कर देगा, हटा देगा। तो अब ये वाला पाथ क्या बन जाएगा, सक्सेसर, एक ही पाथ है ना, तो ये सक्सेसर बन जाएगा, और इसको इमीडिएटली राउटिंग टेबल में क्या कर लेगा, वाया R3, और 90 और 500 AD और मैट्रिक। तो सारा का सारा ट्रैफिक अब किससे जा रहा होगा, देखो यहाँ पे क्या होता है, जो EIGRP है ना, EIGRP का कन्वर्जेंस है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है एज कंपेयर बाकी राउटिंग प्रोटोकॉल से। जो EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल है उसका जो कन्वर्जेंस है जो है ना वो बहुत ही फास्ट होता है एज कंपेयर बाकी कोई दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल से। कैसे फास्ट होता है, लाइक इसका भी एक एग्जांपल देखता हूँ। लाइक हम ये राउटर कनेक्टेड है, ये राउटर है, ये राउटर है, मैं एक राउटर हूँ, ठीक है, मेरे साथ में ये दो राउटर अटैच्ड है, ठीक है, और हम तीनों पे चल रहा है कौन सा प्रोटोकॉल, रिप प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल, रिप, ठीक है। इस राउटर से मुझे एक 10 का प्रीफिक्स रिसीवर है, इस राउटर से मुझे एक 10 का प्रीफिक्स रिसीवर है। मैं अपनी और 10.1.1.0/24 यहाँ से रिसीवर है, 10.1.1.0/24 यहाँ से रिसीवर है। मैं अपनी राउटिंग टेबल में कौन सा इंस्टॉल करूँगा, देखो प्रीफिक्स लेंथ दोनों की सेम है, देन वो क्या देखेगा, AD दोनों की सेम है, देन वो क्या देखेगा, मैट्रिक जिसकी कम होगी उसी को इंस्टॉल कर लेगा। लाइक इससे मुझे जब प्रीफिक्स रिसीव हो रहा था मैट्रिक 1 लग के आ रही थी, इससे जब मुझे प्रीफिक्स रिसीव हो रहा था मैट्रिक 2 लग के आ रही थी। मैं राउटिंग टेबल में कौन सा इंस्टॉल करूंगा, वाया इस राउटर के थ्रू इंस्टॉल कर लूंगा, ट्रैफिक अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लूंगा ये वाला पाथ। अरे ये होगा ना, मुझे 10.1.1.0/24 का प्रीफिक्स इस वाले राउटर से और सेम प्रीफिक्स इस वाले राउटर से, ये मुझे मैट्रिक दे रहा है 1 और ये मुझे मैट्रिक दे रहा है कितनी 2। राउटिंग टेबल में कौन सा इंस्टॉल करूंगा मैं, 1। ये देखो R2 है हमारे पास में एक,
और R3 है और ये R1 है। इन पे मान के चल लो कि रिप राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है। अब हम लोग बात कर रहे हैं जो कन्वर्जेंस जो है वो EIGRP का फास्ट कैसे है, बाकी राउटिंग प्रोटोकॉल का स्लो कैसे है, वो बात कर रहे थे। R2 क्या करेगा, ये प्रीफिक्स एडवर्टाइज कर रहा होगा 10.1.1.0/24 का, और सेम प्रीफिक्स R3 एडवर्टाइज कर रहा है किसकी तरफ, R4 की तरफ 10.1.1.0/24 का। R4 अपनी राउटिंग टेबल में कौन सा इंस्टॉल करेगा, देखो प्रीफिक्स लेंथ दोनों की सेम है तो दोनों तो इंस्टॉल करेगा नहीं, एक इंस्टॉल करेगा। वो देखेगा नेक्स्ट क्या, AD वैल्यू दोनों की सेम है क्योंकि रिप राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है तीनों पे। AD वैल्यू 120 है, अरे इन दोनों के बीच में भी क्या चल रहा है, रिप, और इन दोनों के बीच में भी क्या चल रहा है, रिप। तो AD वैल्यू दोनों से ही कितने दिखा रहा होगा, तो डिसाइड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्या देखेगा, मैट्रिक, ताकि इधर से मैट्रिक लग के आ रही है 1 और इधर से मैट्रिक कितनी लग के आ रही है 2, तो इधर से मैट्रिक आ रही है 1 और इधर से मैट्रिक कितनी आ रही है 2। तो राउटिंग टेबल में कौन सा इंस्टॉल कर लेगा, वाया R2। ये अपनी राउटिंग टेबल ऐसे जनरेट करेगा। हम 10.1.1.0/24 तक जाना है तो वाया किसके थ्रू जा सकता हूँ मैं, वाया R2 जा सकता हूँ। तो ये अपनी राउटिंग टेबल क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा, राउटिंग टेबल जनरेट कर लेगा। अब यहाँ पे एक लैन यूजर है जिसने कम्युनिकेट करना है 10.1.1.1 को, ट्रैफिक आएगा R1 के पास में, R1 अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा तो ट्रैफिक किसको भेज देगा, सारा का सारा R2 को भेज देगा, कम्युनिकेशन होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर ये लिंक डाउन हो गया, जैसे ये लिंक डाउन होगा तो इसको अपनी राउटिंग टेबल से क्या कर देगा, ये हटा देगा, ये अपनी राउटिंग टेबल से हटा देगा ना। और वाया R3 जब ये पाथ, ये कब इंस्टॉल करेगा, अब ये वेट करेगा कितना टाइम का, 30 सेकंड का, क्योंकि रिप यूज हो रहा है। रिप क्या करता है, अपनी राउटिंग टेबल इसने पहले शेयर करी थी इसके साथ में, तब तो इसने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं किया, उसको डिस्कार्ड कर दिया था। राउटिंग टेबल में पाथ कौन सा इंस्टॉल कर लिया था, वाया R2। लेकिन अब वाया R2 पाथ क्या हो गया, डाउन हो गया, तो राउटिंग टेबल से हट गया ये। अब हट गया तो अब वाया R3 अपनी राउटिंग टेबल में कब इंस्टॉल करेगा ये प्रीफिक्स, जब R3 30 सेकंड के बाद में प्रीफिक्स क्या कर रहा होगा, ये पीरियोडिकली शेयर कर रहा होता है ना आफ्टर 30 सेकंड, तो 30 सेकंड के बाद में रिसीव होगा किसको, R1 को। तो अब ये इंस्टॉल करेगा 10.1.1.0/24 वाया R3। अरे हो सकता है ना कि इसने R3 ने अपनी राउटिंग टेबल शेयर करी थी किसके साथ में, R4 के साथ में, और शेयर करते ही ये लिंक क्या हो गया, डाउन हो गया। तो अब नेक्स्ट अपडेट कब भेजेगा R3, 30 सेकंड के बाद में भेजेगा ना, तो 30 सेकंड के बाद में उस राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर रहा होगा। तो अब ये जो लैन यूजर है इसको वेट करना पड़ेगा कितने सेकंड का, तो यहाँ पे 30 सेकंड का आउटेज आ जाएगा यहाँ पे 30 सेकंड तक, क्योंकि अगर ये कोई ट्रैफिक भेज रहा होगा, ट्रैफिक आएगा किसके पास में, R1 के पास में। जैसे ही ट्रैफिक आएगा तो ये देखेगा, ये राउटिंग टेबल चेक करेगा, राउटिंग टेबल में वो प्रीफिक्स होगा ही नहीं, तो ट्रैफिक सारा का सारे पैकेट क्या होते रहेंगे, ड्रॉप होते रहेंगे। प्रॉब्लम है या नहीं है ना ये। लेकिन अगर हम लोग बात करें किसकी, EIGRP की, EIGRP ने क्या किया था, देखो R1 के पास में ये 10 का प्रीफिक्स वाया R2 भी रिसीव हो रहा था और वाया R3 भी रिसीव हो रहा था। इसने क्या किया था, इसने अपनी टोपोलॉजी टेबल बनाई थी, टोपोलॉजी टेबल में वाया R2 पाथ क्या बन गया था, सक्सेसर मतलब बेस्ट पाथ बन गया था, और वाया R3 क्या बन गया था, बैकअप पाथ, फिजिबल सक्सेसर बन गया था। पहले से ही एक बैकअप पाथ इसने रखा हुआ है ना अपनी टोपोलॉजी टेबल में, और ड्यूल एल्गोरिथम, ये ड्यूल एल्गोरिथम सारा काम कर रही होती है ना, और ये सक्सेसर को उठा के कहाँ पे रख देता है, राउटिंग टेबल में। अब R1 के पीछे जो लैन यूजर है वो सारा का सारा ट्रैफिक भेज रहा होगा किसको, R1 को। R1 अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, इसकी राउटिंग टेबल में पाथ वाया किसके थ्रू है, जो सक्सेसर है वही है ना, यहाँ पे वाया R2 है, सारा का सारा ट्रैफिक किससे भेज रहा होगा, वाया R2। और जैसे ये लिंक डाउन होगा, लिंक डाउन होते ही ये क्या कर देगा, इस सक्सेसर को यहाँ से हटा देगा, राउटिंग टेबल से भी इसको हटा देगा, तो ये जो बैकअप पाथ है वो क्या बन जाएगा, इमीडिएटली ड्यूल उसको क्या कर देगा, सक्सेसर बना के कहाँ पे इंस्टॉल कर देगा, राउटिंग टेबल में। इमीडिएटली मिली सेकेंड लगेंगे इसमें, वाया R3 क्या कर लेगा, राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर देगा। और क्यों इसने ऑलरेडी फिजिबल सक्सेसर बना तो रखा है, नहीं होता फिर उसके ऊपर अभी ये है उसमें, तो देख लो नहीं आएगा तो क्या होगा वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। ये देखो अब जैसे ही अब इसके पास में ट्रैफिक आएगा वो देखेगा क्या, किसके पास में, हाँ राउट किसके थ्रू है, वाया R3, वाया R3 क्या कर देगा, इंस्टॉल कर देगा। तो जैसे ही ये जब सक्सेसर डाउन जाएगा ऊपर वाला पाथ,
ये जो फिजिबल सक्सेसर है उसी को क्या बना देगा, सक्सेसर बना के इमीडिएटली राउटिंग टेबल में क्या कर देगा, इंस्टॉल कर देगा मिली सेकेंड के अंदर। हो सकता है उस मिली सेकेंड के अंदर R1 का जब ट्रैफिक आया, सॉरी इस होस्ट का ट्रैफिक आया R1 के पास में, और उस मिली सेकेंड के अंदर वो राउट था नहीं राउटिंग टेबल में, तो वो ट्रैफिक वो पैकेट क्या हो जाएगा, उस मिली सेकेंड के अंदर अगर कोई पैकेट आएगा तो वो पैकेट क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। बात आ रही है समझ में। लेकिन होता क्या है, जो हमारे एंड यूजर होते हैं ना, जो मैक्सिमम जो ट्रैफिक भेजते हैं वो टीसीपी बेस्ड ट्रैफिक भेजते हैं। किस पे भेजते हैं, टीसीपी के ऊपर ट्रैफिक भेजते हैं। तो एंड यूजर ने एक ट्रैफिक भेजा था, एक पैकेट भेजा था, अगर उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो टीसीपी क्या करता है, वो वेट करता है ना, अरे टीसीपी, तो वो सेम पैकेट को दोबारा क्या करता है, रीफॉरवर्ड करता है ना, तो दोबारा फॉरवर्ड कर देगा सेम पैकेट, और इस बार इसकी राउटिंग टेबल में R1 की राउटिंग टेबल में वो राउट पड़ा होगा, वो ट्रैफिक किससे भेज देगा, वाया R3। जो एंड यूजर है ना, एंड यूजर को ये आउटेज का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि टीसीपी बेस्ड सारा ट्रैफिक जा रहा है एंड यूजर का, और टीसीपी बेस्ड में उसने एक ट्रैफिक भेजा, एक पैकेट भेजा R1 की तरफ, उसकी राउटिंग टेबल में राउट था नहीं, उसने डिस्कार्ड कर दिया। तो एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा ना, वेट, अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आई उस पैकेट की तो वो क्या करेगा, पैकेट को दोबारा रीफॉरवर्ड करेगा, और इस बार उसकी राउटिंग टेबल में राउट पड़ा होगा R1 की राउटिंग टेबल में, और ट्रैफिक भेज देगा किसकी तरफ, वाया R3। तो कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। बात आ रही है समझ में। तो जो एंड यूजर है, एंड यूजर को ये मिली सेकंड का आउटेज जो है वो एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलता। ऑब्वियस सी बात है, मिली सेकंड का आउटेज है, और हमारी मशीन ही उस पैकेट को क्या कर रही है, दोबारा रीफॉरवर्ड कर रही है, जो पैकेट मेरा क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। पता ही नहीं चलेगा एंड यूजर को कि यहाँ पे टोपोलॉजी में कोई कोई पाथ डाउन भी हो गया हमारा। बात आ रही है समझ में। लेकिन रिप में जो है वहाँ पे आउटेज आ रहा था कितने सेकंड का, अराउंड 30 सेकंड का आउटेज आ सकता है ना। तो बाकी जो प्रोटोकॉल है वो क्या है, उनका जो कन्वर्जेंस जो है वो स्लो है एज कंपेयर EIGRP। इवन OSPF का भी कन्वर्जन जो है वो EIGRP से क्या है, स्लो है। EIGRP का कन्वर्जेंस क्या है, फास्ट है। क्यों, क्योंकि ये पहले से ही अपने पास में एक बैकअप पाथ कैलकुलेट करके रखता है टोपोलॉजी टेबल में। बात आ रही है समझ में। तो ये रहा ये चीज, इसमें किसी को कोई डाउट? ओके, तो ये हमारे आज बेसिक्स थे जो हमने कवर किए। ऑलरेडी तुम लोगों ने ये चीजें पढ़ी हुई हैं, ठीक है।